हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और मैं हूं सीए आशीष गोयल, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। जो कि मेरा टारगेट है कि मैं आपका सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल सम्स जो क्वेश्चन चैप्टर के एंड में जो दिए हुए होते हैं वो सारे मैं आपके यहाँ पे कवर करवा दूँ। तो इसी सीरीज़ के लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल को जाके चेक करोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के सारे वीडियोस डाल दिए हैं। नोट्स, इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबका सब यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज चैप्टर मैंने यहाँ पे कवर ऑलरेडी करवा दिया है। और रही बात नोट्स की, वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, किसी भी वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखोगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहाँ पे। वो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आप ये सारे के सारे नोट्स इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस के रिलेटेड कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे बातें कर सकते हो। ठीक है, अब इस वीडियो में जो आज का हम चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विच इज अवर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने, देखो आपका ये पूरा का पूरा कोर्स है न्यू सिलेबस वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कवर कर लिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया है, लिवरेज हमने कवर कर लिया है, और अब हम कवर करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारा क्या पेंडिंग रह जाएगा, एक बार अगर हम ये कवर कर लेंगे तो पेंडिंग में हमारे पास रह जाएगा एक तो डिविडेंड डिसीजन, एक हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर, और एक हो जाएगा हमारा रेशियो एनालिसिस और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। और ये चैप्टर तो छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी वाला है, तो ये मैं आपको कवर करवा ही दूंगा। तो और ये करने के बाद में आज का ये जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के बाद में हमारे पास 4 चैप्टर इन टोटल मेनली जो है वो रह जाएंगे। एक तो थ्योरी है, वो भी कवर करेंगे, डोंट वरी। तो 4 और 5 चैप्टर अगर और हम कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यही मेरा टारगेट है। तो आप सारी वीडियोस ज़रूर चेक करना इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर। मैंने कोशिश करी है कि एकदम ईजी वे में मैं नोट्स आपको सिंप्लीफाइड वे में बना के दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो भी हम डिस्कस करते हैं वो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये नोट्स भी मैंने अभी जो आपको टेलीग्राम चैनल दिखाया था उस पर ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो मैं आपको बता देता हूँ इस नोट्स में क्या क्या कवर किया गया है। देखो सारे के सारे आपको मॉड्यूल में जो भी टॉपिक दिख रहे हैं ना, सब टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं, चाहे वो थ्योरी का हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो या कुछ और हो। ठीक है, इंक्लूडिंग जो भी इलस्ट्रेशंस है वो भी इस नोट्स में कवर्ड है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इन्हीं नोट्स में आपको कवर करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आ जाओ हमारे नोट्स में, अगर नोट्स आप भी एक्सेस कर लीजिए और पीडीएफ ओपन कर लीजिए। सो बोलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें 3 टाइप के डिसीजंस इन्वॉल्व है। कौन कौन से बेटा? एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है समझना। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हम जो फंड्स, हमारे बिजनेस में जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, वो फंड्स कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स से लेके आए। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है? 4 सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और प्रेफरेंशियल कैपिटल और डिबेंचर्स या फिर डेट की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो 4 सोर्स ऑफ फंड हमारे पास होते हैं। तो उनमें से कौन से सोर्स ऑफ फंड से हमें पैसा लेके आना चाहिए या फिर कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ फंड से हमें पैसा अरेंज करना चाहिए, दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। ये सब आपको कौन से चैप्टर में पता चलता है बेटा? ये सब आपको पता चलता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, ये सब आपको पता चलता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में, लिवरेज चैप्टर में। यहाँ पे आप इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हो। तो ऑलरेडी हमने फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें कवर कर ली है। ठीक है, अब है बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये वही टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोलता है आपने सोर्सेज ऑफ फंड से कैसे लाना है, क्या लाना है, वो फंड्स आपने अरेंज कर लिए। अब उन फंड्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें,
है ना, ताकि कंपनी की क्या हो सके, वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, बेस्ट वैल्यू कंपनी की हो सके। तो कहां पर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, फिक्स असेट में इन्वेस्ट करें कि करंट एसेट में इन्वेस्ट करें, कि कहीं किसी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करें कि प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करें, ऐसे अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेना इज व्हाट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ डिसीजन ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आपको दिख रहा होगा, आपका एक चैप्टर दिख रहा होगा इसके रिगार्डिंग, विच इज द डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो एक फुल फ्लैश चैप्टर ही बनाया हुआ आपके लिए। तो डिविडेंड डिसीजन में बोलता है कि आपने सबसे पहले फंड्स अरेंज किए, अरेंज करने के बाद में इन्वेस्ट किया तो कुछ प्रॉफिट भी तो कमाओगे, इन्वेस्ट किया तो कुछ प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट में से कितना आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हो, दैट इज द डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, मतलब कितना आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड डिसीजन। तो हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में किस पे रहेगा बेटा, मेन फोकस हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। ये दोनों हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, इसके लिए सेपरेट चैप्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में कवर करवा दिया है और डिविडेंड डिसीजन मैं आगे करवा ही दूंगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। बोलता है इट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है कि आपके पास जो भी फंड्स जो आपने अरेंज करे है ना, उसका आपको क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन आपको उसका करना है। क्यों करना है, ताकि आपकी कंपनी की मैक्सिमम क्या हो सके बेटा, वेल्थ हो सके, आपके शेयर होल्डर्स की जो है मैक्सिमम वेल्थ हो सके। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी कंपनी की वैल्यू ऊपर जाएगी। ठीक है, दूसरा बोलता है ईच रुपी ऑफ कैपिटल बेयर सम कॉस्ट। बोलता है आप जो भी कैपिटल लेके आते हो ना, यहां से फाइनेंसिंग डिसीजन से जो भी कैपिटल आप लेके आते हो ना, हर एक कैपिटल की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इक्विटी शेयर वाले डिविडेंड ले जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले भी डिविडेंड ले जाते हैं, और डिबेंचर्स आपके इंटरेस्ट ले जाते हैं, लोन आपका इंटरेस्ट ले जाता है, डेट आपका इंटरेस्ट ले जाता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स की क्या होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो हर एक सोर्स ऑफ फंड की क्या है, कुछ ना कुछ का क्या होती है बेटा, कॉस्ट होती है। तो उन सारे कॉस्ट का अगर हम एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं ना, तो उस चीज को बोला जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बोलता है thus the funds raised should be invested in such a manner that the cost of capital is recovered। बोलता है कि सपोज आप जो फंड्स लेके आ रहे हो उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सपोज सब कुछ मिला के क्या आती है बेटा, 10% आती है। तो ये बोलना चाहता है कि आप अपने फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि 10% तो एटलीस्ट आप उन फंड से प्रॉफिट बना ही लो, है ना। मतलब 10% से कम अगर कहीं पे मिल रहा है तो आप उस प्रोजेक्ट में क्या मत करो, इन्वेस्ट करो ही मत। दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप सेकंड पैराग्राफ सबको समझ में आया। बोलता है दो तरीके की एसेट है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक आपका फिक्स एसेट हो सकता है, एक आपका करंट एसेट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज अवर फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट हम कहां कवर करेंगे बेटा, अगले मतलब दूसरे चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिक्स एसेट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फिर देखो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इन एसेट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कैपिटल। बोलता है आप जो भी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर बजट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा, प्रॉपर बजट बनना चाहिए कि अगर मैं इस एसेट में इन्वेस्ट करूंगा तो ये मेरे एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, इससे मुझे ये इनकम होने वाली है। ऐसा एक बजट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ऑब्वियसली बनना चाहिए, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे ना कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो बोलता है ये जो है ना, इसको हम प्रॉपर बजटिंग के थ्रू करते हैं, इसको हम प्रॉपर बजटिंग के थ्रू करते हैं। इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या बोल सकते हैं हम, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, मतलब लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड, मतलब फिक्स असेट से रिलेटेड। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग चैप्टर अलग अलग है, तो नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है,
तो अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। कैपिटल बजटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना एक बार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो बोलता है कैपिटल बस्टिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बोलता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से आपके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, है ना। कि आपके पास प्रोजेक्ट ए है, आपके पास प्रोजेक्ट बी है, आपके पास प्रोजेक्ट सी है ना। तो सबसे पहले ऑप्शंस क्या क्या है वो तो आइडेंटिफाई करो। तो पहला स्टेप बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का मतलब एसेट्स। बोलता है एस्टिमेटिंग एंड इवेल्युएटिंग पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। बोलता है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप सपोज कोई एसेट यूज कर रहे हो अभी, है ना। आप सपोज एसेट ए यूज कर रहे हो और अब आपको क्या हो रहा है ना, एसेट जेड खरीदनी है जो कि ए का ही एक रिप्लेसमेंट है, जो कि ए का ही क्या है बेटा, एक रिप्लेसमेंट है। एसेट जेड जो है ना, जो ए का ही एक रिप्लेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि एसेट ए जो है अब हमारे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस पर बढ़ गई है, अब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं रही है, तो हम उस एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं विद एसेट जेड। तो ये बोलता है कि ए से जो इनफ्लो हो रहे थे और जेड के जो इनफ्लो हो रहे हैं, हम उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब पढ़ना इसको, एस्टिमेटिंग एंड इवेल्युएटिंग पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, क्या किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो, देखो यहां तो आप क्या कर लो, ए के जो भी इनफ्लो है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसका क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। मतलब जो भी 4 साल बाद में इनफ्लो होने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और Z का जो इनफ्लो होने वाला है उसकी आज की वैल्यू निकाल लो। इनमें से दोनों में से जिसका भी ज्यादा हो, है ना, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। पर एक चीज का ध्यान रखोगे कि Z का जो इनफ्लो है उसमें से आप Z को खरीदने के लिए कुछ खर्चा भी तो करोगे, तो वो खर्चा जरूर माइनस करना Z में। उसके बाद जो आएगा ना उस फिगर को इससे कंपेयर करना, समझ रहे हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो कैश फ्लो है और यहां पर जो कैश फ्लो है, तो यहां पर सपोज 1 लाख है और यहां पर सपोज 1.5 लाख है, मतलब 1.5 लाख है। तो जो इंक्रीज हुआ है आप सिर्फ उसको ही स्टडी कर लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 1 लाख और 1 लाख तो दोनों में कॉमन ही है, तो जो 50,000 मेरा इंक्रीज हुआ है ना, मैं सिर्फ उसका ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं ना, समझ रहे हो, उसका ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इस चीज को क्या बोलता है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है ना, उन कैश फ्लोज को हम स्टडी कर रहे हैं। और ये कैश फ्लोज जो होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, पोस्ट टैक्स होने चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना इस लाइन को, एस्टिमेटिंग एंड इवेल्युएटिंग पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। ऐसे आपके जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे आप सबको स्टडी कर लेना, ठीक है। देन कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे सपोज एसेट Z भी एक रिप्लेसमेंट है और एसेट Y भी एक और है, तो Z से रिप्लेस करूं कि Y से रिप्लेस करूं, तो दोनों के कैश फ्लोज को आप स्टडी कर लेना, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि Z को अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो आप Z के कैश इनफ्लोज निकाल के उसमें से उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जरूर माइनस करना, उसके बाद ही आप क्या करना, स्टडी करना, ठीक है। तो यहां पे वही लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कॉस्ट एंड आउटफ्लोज। तो खरीदने की कुछ कॉस्ट भी तो लगती है बेटा, है ना। फिर बोलता है, फिर ये सब करने के बाद में आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी, जैसे Z की एनपीवी ज़्यादा आई या Y की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आई, जिस भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी उसी को ही आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। एक छोटा सा नॉलेज और देना चाहता हूँ बेटा, कैपिटल बजटिंग का ही एक टेक्निक है, क्या बेटा, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आगे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। ये कैपिटल बस्टिंग का ही एक टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक है जो भी हम पढ़ेंगे, पर मेनली जिसको यूज़ किया जाता है ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में या फिर आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेनली जिस टेक्निक को यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, दैट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। और बाकी टेक्निक्स के ऊपर जो ज़्यादा प्रिवेल करता है ना, वो भी क्या है बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये बात यहाँ पे आपको सबको समझ में आ गई होगी।
फिर बोलता है पर्पस क्या है कैपिटल बस्टिंग का, मतलब पर्पस का मतलब बेटा बोलता है वाई कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट, मतलब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप इतना यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, डायरेक्ट एक डिसीजन क्यों नहीं ले सकते, आप इतना स्टडी क्यों करना पड़ रहा है। तो बोलता है कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सब्सटेंशियल डिसीजंस सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी फिक्स एसेट लेके आओगे ना तो बहुत महंगी आती है कॉमर्शियल फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल फिक्स एसेट्स में बहुत सारा खर्चा इन्वॉल्व होता है, एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है। दैट इज वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन कि हमें इतना पैसा एक जगह ब्लॉक करना है कि नहीं करना है, या फिर हम उसी पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करें, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट आपका ब्लॉक होने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना। लॉन्ग टर्म डिसीजन है, फिक्स एसेट अगर आप ले रहे हो तो ऐसा तो है नहीं महीने 2 महीने के लिए यूज करने के लिए ले रहे हो। तो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, एक तरीके से लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वॉल्व होता है। फिर होता है इरिवर्सिबल डिसीजन, आपने अगर एक मशीन ले ली और उसके बाद में आप उस मशीन को रिटर्न थोड़ी करके आ जाओगे, है ना। तो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, आपको उस मशीन को यूज करना है, आपने एक बार लाने की कॉस्ट ही, आपकी फैक्ट्री तक लाने की कॉस्ट ही इतनी हो जाती है कि वापस भिजवाने का आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके के इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म भी होते हैं इसलिए भी। फिर बोलता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनको स्टडी करना होता है, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाता है, आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन बन के आता है, ठीक है। फिर बोलता है कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बेटा चाहे कैपिटल बस्टिंग का हो चाहे कोई और प्रोसेस हो, इसी तरीके से एक प्रोसीजर बनता है। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद में जो प्लान किया है उसको इवेल्युएट करोगे, उसके बाद में सेलेक्ट करोगे कि कौन सा प्लान हमें लेना है, हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो प्लान आपने सेलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन एक बार हो गया उसके बाद में उन चीज़ों को कंट्रोल करोगे, और कंट्रोल करने के बाद में टाइम टू टाइम आप को क्या करते रहोगे, रिव्यू भी करते रहोगे। ये है एक कैपिटल बस्टिंग का प्रोसेस। या फिर मैं ये बोलूं कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर हो, उसमें यही होता है ना, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड रिव्यू। आई होप अब तक हमने जो भी बातें डिस्कस करी है आप सबको समझ में आ गई है, ठीक है। अब बोलता है बेटा टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बोलता है किस किस टाइप के कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो सकते हैं, किस किस टाइप के कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो सकते हैं। बोलता है डिसीजंस कुछ 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, और एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन, है ना। एक तो फर्म्स एग्जिस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, एक डिसीजन सिचुएशन के बेसिस पे हो सकता है। इन दोनों चीजों को समझना। फर्म्स एग्जिस्टिंग के बेसिस पे बोलता है कि 3 टाइप के डिसीजन आपके हो सकते हैं। पहला डिसीजन बोलता है रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। कौन सा डिसीजन, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। जैसे मैं एसेट ए यूज कर रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैं एसेट ए को किससे रिप्लेस करना चाहता हूं, एसेट जेड से रिप्लेस करना चाहता हूं। तो हो सकता है जेड ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हो सकता है जेड मुझे कम कॉस्ट दे रही हो मेंटेनेंस की, इसलिए मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूं। तो ऐसे डिसीजंस को क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट या फिर मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। आप ये सब डिसीजन क्यों लेते हो बेटा, ताकि आपकी ए की जो कॉस्ट आ रही थी उससे जेड की कॉस्ट कम आ सके, इसीलिए तो आप इस टाइप के डिसीजंस लेते हो। तो आप बेसिकली करना क्या चाहते हो, अपना कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हो ना, तो इट इज अ कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन ऑल्सो। तो इन डिसीजंस को क्या बोला जाता है, कॉस्ट रिडक्शन डिसीजंस भी बोला जाता है, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन को। उसके बाद में बोलता है और 2 टाइप के डिसीजन आते हैं फर्म्स एग्जिस्टेंस में। कौन कौन से, एक है एक्सपांशन डिसीजन। एक्सपांशन डिसीजन क्या होता है कि मुझे अपने बिजनेस को अब क्या करना है, एक्सपांड करना है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। हो सकता है पहले मैं एक मशीनरी यूज करता हूं, अब मेरी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई है तो मैं 2 मशीनरीज लेके आ जाऊं, है ना। तो ये है मेरा एक्सपांशन डिसीजन। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। जैसे आप पहले एक ही प्रोडक्ट में डील करते हो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप पहले एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हो। जैसे सपोज मैं पहले शैम्पूज में ही डील करता था, पर अब मैं परफ्यूम्स भी बनाने लग गया हूं,
है ना। तो अलग अलग टाइप के जो आप बिजनेस लेके आते हो ना, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को आप और इन्वॉल्व करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने बिजनेस को। तो बेसिकली एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में? अपनी रेवेन्यूज को इंक्रीज करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी डिमांड को कवर करने के लिए, है ना। तो बेसिकली आप क्यों करते हो ये सब एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन? फॉर रेवेन्यू एक्सपांशन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपांशन डिसीजंस भी बोला जाता है। इन डिसीजंस को रेवेन्यू एक्सपांशन डिसीजंस भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से। मतलब आपको अलग अलग सिचुएशंस दी हुई रहेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए हुए रहेंगे। उन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करके आपको बताना है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं डिसीजन सिचुएशन के बेसिस पे, है ना। ये तो फर्म्स एग्जिस्टेंस के बेसिस पे थे कि अगर ये डिसीजन नहीं लोगे, हो सकता है आप मॉडर्नाइजेशन नहीं करो तो आपकी फर्म ही बंद हो जाए। आप टेक्नोलॉजी एक्सपांड नहीं करो, हो सकता है आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाए, तो बिजनेस एक टाइम पे आके क्लोज हो सकता है आपका। तो ये सब फर्म्स एग्जिस्टेंस के बेसिस पे थे। ये डिसीजन जो हम पढ़ने वाले हैं अब, ये सब होते हैं अलग अलग डिसीजंस को इवेल्युएट करके एक सिलेक्शन कर रहे हैं हम, है ना। तो इसको बोलते हैं डिसीजन सिचुएशन। तो डिसीजन सिचुएशन में 3 तरीके की चीज़ें कवर होती है। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ वन प्रपोजल विल एक्सक्लूड द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्रपोजल्स। बोलता है अगर आपके पास सपोज प्रपोजल ए, प्रपोजल बी, प्रपोजल सी, इस तरीके से प्रपोजल ए, प्रपोजल बी, प्रपोजल सी, प्रपोजल डी, इस तरीके से 4 प्रपोजल है सपोज आपके पास। अगर आपने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो आप बाकी 3 प्रपोजल को एक तरीके से क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आप जो MCQs करते हो तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 में से अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप बी, सी और डी को थोड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आपके जो MCQs होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, समझ रहे हो। MCQs में जो ऑप्शंस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो सब क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या फिर दूसरा मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास शादी के लिए 4 प्रपोजल्स आए हुए हैं, प्रपोजल A, B, C और D, ठीक है। और आपने प्रपोजल बी को चूज कर लिया, तो क्या आप प्रपोजल ए, सी और डी से आप शादी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये सब शादी वाला डिसीजन भी क्या होता है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन क्या होता है? जब आप एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दूसरे प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन। उसके बाद में आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। बोलता है आपके पास अलग अलग टाइप के क्या है? डिसीजंस है, ठीक है। आप बोलते हैं सारे डिसीजंस क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे से कोई कंपैरिजन मतलब कंपीट नहीं करते हैं ना, कंपटीशन नहीं है एक दूसरे का। आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो, इसको भी रिजेक्ट कर सकते हो, है ना। मतलब आप 2 को एक्सेप्ट कर सकते हो और 2 को रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सेप्ट करना है बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। हियर द प्रपोजल्स आर इंडिपेंडेंट एंड डू नॉट compete with each other। ये compete लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ठीक है। Do not compete with each other। तीसरे टाइप का डिसीजन होता है कंटिंजेंट डिसीजन। कंटिंजेंट डिसीजंस को डिपेंडेबल प्रपोजल्स भी बोला जाता है। कंटिंजेंट डिसीजन को डिपेंडेबल प्रपोजल्स भी बोला जाता है। बोलता है इन्वेस्टमेंट इन वन प्रपोजल डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर अदर प्रपोजल्स। बोलता है अगर आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट डी को भी देखना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट डी अप्रूव होगा तो जाके ही आप प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर पाओगे। समझ रहे हो क्या? तो ये सब क्या होते हैं? डिपेंडेबल डिसीजंस। जैसे मैं अगर वापस से आपको शादी के एग्जांपल में ले जाऊं, तो घर में जो बड़ा भाई होता है सबसे पहले उसकी शादी होती है, उसके बाद में छोटे भाई की शादी होती है, समझ रहे हो। तो अगर बड़े भाई की शादी नहीं हो रही है तो छोटा भाई शादी कर सकता है क्या? मोस्टली फैमिलीज अलाउ नहीं करते, आजकल तो करने लग गए, बट मोस्टली पहले क्या होता था? फैमिलीज अलाउ नहीं करती थी, ठीक है। तो जब तक तो ये जो छोटे भाई की शादी का डिसीजन है ये क्या हो गया बेटा? डिपेंडेबल हो गया किस पे? बड़े भाई की शादी पे। इसको बोलते हैं कंटिंजेंट डिसीजन या फिर डिपेंडेबल प्रपोजल्स, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इस चैप्टर में हमें किस किस टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ सकती है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आपको क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना है, आपको एक्सपांड या डाइवर्सिफिकेशन का डिसीजन लेना है, आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन लेना है, एक्सेप्ट रिजेक्ट लेना है, कंटीजेंट डिसीजन लेना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे। जैसे 4 प्रोजेक्ट दे दिए, हमें कौन सा एक्सेप्ट और कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। 4 प्रोजेक्ट दे दिए, डी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो क्या मैं तीनों को रिजेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस तरीके से आपको अलग अलग डिसीजंस के क्वेश्चन केस स्टडीज बना के दे दी जाएगी, आपको उनको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, जिसमें अब आपके चैप्टर का सबसे मेन पार्ट आता है। मतलब चैप्टर में 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना, और दूसरा हमें पढ़ना है क्या, देख लो मैं आपको मॉड्यूल में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 सेक्शंस में आपका चैप्टर बनाया गया है। सेक्शन 1 में लिया गया है एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। सेक्शन 1 में क्या लिया गया है, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। मतलब कैश फ्लोज क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों को हम कैश फ्लोज बोलते हैं, किसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, किसको हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं, उस सब का एस्टिमेशन करना किसमें इन्वॉल्व है, सेक्शन 1 में। और दूसरा लिया गया है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, मतलब कौन कौन सी टेक्निक से आप वेरियस जो अलग अलग डिसीजन है आपके पास उसको इवेल्युएट कर सकते हो, वो किसमें इन्वॉल्व होता है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लोज। ठीक है, अब कैश फ्लोज आपको पता है जो पैसा या तो आ रहा है या फिर पैसा जा रहा है, मतलब पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना, या फिर बैंक से भी जा सकता है। कैश का मतलब आपको पता है बैंक ट्रांजैक्शन भी हो सकता है अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है ना। तो इन दैट केस कैश इनफ्लो क्या होता है और कैश आउटफ्लो क्या होता है एफएम में, वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। बोलता है कैश इनफ्लो का मतलब हो गया व्हेन वी आर गोइंग टू रिसीव मनी। बोलता है जब हमारे पास कोई पैसा आने वाला है ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं। या फिर कैश इनफ्लो किसको बोलते हैं, जब हमने कुछ किया, when due to something expenditure which was going to happen is now saved। जैसे सपोज आप पहले वर्कर से काम करवाते थे, ठीक है, आप पहले वर्कर से काम करवाते थे, अब आपने मशीनरी लगवा दी, है ना। पहले आप वर्कर से हाथों से काम करवाते थे, और अब आपने मॉडर्नाइजेशन करके अपनी कंपनी में क्या लगवा दिया, मशीन लगवा दिया। अब बेटा अगर आपने मशीन लगवा दिया है तो आपको क्या मशीन पर डेप्रीशिएशन चार्ज करने मिलेगा, क्या आपको मशीन पर डेप्रीशिएशन चार्ज करने मिलेगा। और आपको पता है इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन पर टैक्स नहीं देना है आपको, है ना। मतलब डेप्रीशिएशन आपका क्या कर रहा है, टैक्स सेविंग कर रहा है क्या, डेप्रीशिएशन आपका टैक्स सेविंग कर रहा है क्या। तो आपका जो टैक्स सेविंग हो रहा है ना डेप्रीशिएशन, तो एक तरीके से वो खर्चा बच गया, आपका जो टैक्स का खर्चा होने वाला था ना वो खर्चा बच गया क्या। और डेप्रीशिएशन कोई आपसे लेके जा रहा है क्या पैसा, कोई लेके थोड़ी जा रहा है आपसे पैसा, आपकी कंपनी में ही आप बताना चाहते हो ना कि इतनी मशीन हमने यूज़ कर ली और इतना हमारा डेप्रीशिएट हो चुका। तो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर ना, इस पर आऊँगा मैं आगे, डेप्रीशिएशन पे डिटेल में आऊँगा। तो अभी के लिए आपको क्या समझना है, जब हम कुछ करने वाले हैं, जो हमें कुछ रिसीव होने वाला है उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं, या फिर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो हो सकता था बट कुछ करने से, मतलब कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से अब वो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ना। तो एक तरीके से वो एक्सपेंस हमारा सेव हो गया ना, एक्सपेंस हमारा सेव हो गया। जैसे आपको पता होगा इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलती है, टैक्स शील्ड मिलती है, वैसे बता डेप्रीशिएशन पे भी हमें क्या मिलती है, टैक्स शील्ड मिलती है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, टैक्स शील्ड या फिर टैक्स सेविंग क्या होती है। सपोज 2 कंपनी है, एक कंपनी की रेवेन्यू 1 लाख है, दूसरी कंपनी की रेवेन्यू भी 1 लाख ही है। ठीक है, ये 2 कंपनीज हैं। आपने यहाँ कंपनी ए में जो डेप्रीशिएशन है वो 0 है, कंपनी ए का डेप्रीशिएशन कितना है, 0 है, बट कंपनी बी का डेप्रीशिएशन है 10,000 का। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन कंपनी ए में कितना आएगा, 1 लाख का, और कंपनी बी में कितना आएगा, 90,000 का। तो अब जो टैक्स सपोज 30% का टैक्स रेट है, जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 1 लाख पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, 30,000 का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, बट इस दूसरी कंपनी में टैक्स कितने पे कैलकुलेट होगा, 90,000 में, मतलब 27,000 ही टैक्स आया। क्या आपने 3,000 रुपए की यहाँ पे सेविंग कर ली,
क्या आपने 3,000 रुपये की यहाँ पे सेविंग कर ली, तो ये 3,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन। ये 3,000 रुपये मतलब आपने जो 3,000 रुपये बचा लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, टैक्स शील्ड बोल सकते हो या फिर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आप इस तरीके से पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, हमने 10,000 पे ही तो बचाए हैं ना 3,000 रुपये, तो 10,000 का ही 30% निकाल दो, है ना, 10,000 का ही 30% डायरेक्टली निकाल दो। इसको ही क्या बोलते हैं, टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कैश इनफ्लोज में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो डायरेक्टली जो पैसा रिसीव हो गया या इनडायरेक्टली जो पैसा हमारा बच रहा है, दैट इज कैश इनफ्लो, ये बोल सकते हो। फिर आता है कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या होता है बेटा, जो पैसा हमारी जेब से जाने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू इनकर और पे मनी, जब हम कुछ पैसा पे करने वाले हैं, इनकर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो, है ना। या फिर आपने कुछ करा, व्हेन ड्यू टू समथिंग द मनी वी वर गोइंग टू रिसीव इज नाउ नॉट रिसीवेबल, मतलब आपको पहले कुछ पैसे रिसीव होने वाले थे पर आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जो पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे, है ना, जो पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैं प्रोजेक्ट ए में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा हूँ, ठीक है, उससे मुझे एक गवर्नमेंट की कुछ ग्रांट मिलती है। प्रोजेक्ट ए में जो मैं कर रखा हूँ ना इन्वेस्टमेंट, उससे मुझे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंपनसेशन या फिर ग्रांट देती है। पर अब मैं प्रोजेक्ट ए को छोड़ के प्रोजेक्ट बी में जा रहा हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट की ग्रांट मुझे नहीं मिलेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट की ग्रांट मुझे नहीं मिलेगी। तो क्या मेरे कुछ करने से, मेरे प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी में जाने से जो ग्रांट मुझे गवर्नमेंट की रिसीव हो रही थी, क्या अब मुझे रिसीव है क्या, वो नहीं है ना। तो एक तरीके से वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक आउटफ्लो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैश आउटफ्लो। आई होप कैश इनफ्लो क्या होता है और कैश आउटफ्लो क्या होता है आपको इजी वे में अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात आती है कि इन कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को हम निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि आपको पता है हमें बहुत सारे टाइप के क्या लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, और इन सारे डिसीजंस में हमें कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को ही स्टडी करना है, उसकी ही तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो हम ये सब कर पाएंगे। तो कैश इनफ्लो क्या होता है और कैश आउटफ्लो क्या होता है वो समझना तो इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस में बहुत सारे टाइप के एक्सपेंडिचर दे दिए जाएंगे, आपको जैसे कैश फ्लो नहीं बनाते उसी टाइप से बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कैश इनफ्लो में लेना है, कौन सा आउटफ्लो में लेना है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो स्पेशल केसेस है ना इसके अंदर। अब जो नॉर्मली किसी से पैसा आ रहा है वो थोड़ी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये आपका कैश इनफ्लो, नहीं, जो स्पेशल केसेस है जहाँ पे दिक्कत आ सकती है वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका आता है क्या, डेप्रीशिएशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, डेप्रीशिएशन की। तो बोलता है डेप्रीशिएशन क्या होता है ना, एक कैश में एक्सपेंडिचर नहीं होता है। डेप्रीशिएशन तो आपका एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये ना तो एक इनफ्लो है ना ही एक आउटफ्लो है। तो डेप्रीशिएशन बोलता है ना तो ये एक इनफ्लो होता है और ना ही ये एक आउटफ्लो होता है। बट बोलता है ड्यू टू डेप्रीशिएशन आपको क्या होती है बेटा, देयर इज टैक्स सेविंग। जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा ना, ड्यू टू डेप्रीशिएशन हमें क्या होता है, टैक्स सेविंग होता है। जैसे हमने यहाँ पे 3,000 रुपये का टैक्स बचाया, तो बोलता है टैक्स सेविंग को हम क्या कंसिडर करेंगे, इस टैक्स सेविंग को, इस 3,000 रुपये को हम क्या कंसिडर करेंगे, एज कैश इनफ्लो। यहाँ पे बोला ना जो चीज़ हो सकती थी पर अब हमारी सेव हो रहा है, जो पैसे हम लगा सकते थे पर अब हमारे सेव हो रहे हैं कुछ करने से, तो डेप्रीशिएशन के आने से हमारा टैक्स सेविंग हो रही है ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एज अ कैश इनफ्लो हम इसको ट्रीट करेंगे। समझ गए। आपकी मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 7.8 पे, जहाँ पे देख लेते हैं, चलो क्या एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है मॉड्यूल से। पेज नंबर 7.8 यही वाला एग्जाम्पल है, पढ़ना इसको। बोलता है एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिटेड इन डेजर्ट कूलर्स। ठीक है, इट इज़ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 30 करोड़ एंड कैश एक्सपेंस टू जनरेट दिस मच ऑफ सेल इज 25 करोड़। तो बेटा आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5 करोड़ का।
दोनों ही केसेस में, है ना। बोलता है एक केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे और दूसरे केस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सपोज एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एंड डेप्रिसिएशन इज 1.5 करोड़ पर एनम। तो बोलता है एक केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा तो टैक्स कितना आया, तो बोलता है 5 पे ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो 1.5 का 30% के हिसाब से टैक्स आया, तो 3.5 का कैश फ्लो हो गया यहाँ पे, है ना। और उसके बाद में दूसरे केस में क्या बोलता है, दूसरे केस में बोलता है कि आपने क्या करा, 5 का आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, अब आप क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा, 3.5 का ही आएगा। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आएगा, 3.5 का। अब आपको 3.5 पे ही टैक्स देना है 30%, 5 पे नहीं देना इस बार 3.5 पे देना है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 1.05 का टैक्स आया। तो आपका टैक्स कितना बच गया बेटा, 0.45 से आपका टैक्स बच गया क्या, यस 0.45 से बच गया। तो ये 4.45 आपके लिए क्या बनना चाहिए, ऐसा कैश इनफ्लो बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 0.45 आपका कैश इनफ्लो होना चाहिए। तो बोलता है बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो गया, 2.45। मतलब इसमें से आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर दिया तो क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक चीज पे ध्यान देना, आपने 2.45 का क्या कर लिया, 2.45 का आपने यहाँ पे टैक्स मतलब प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्या निकालना है, हमें तो सी फैट निकालना है। क्या निकालना है, सी फैट। सी फैट क्या होता है, सी फैट होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या होता है, सी फैट का मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बेटा ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है इसमें से आपने क्या नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस किया है कोई, यस मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या डेप्रिसिएशन माइनस करा था, यस। तो डेप्रिसिएशन तो कैश का है ही नहीं, जो चीज कैश की है ही नहीं उसको मैं कैश फ्लो में कैसे ले सकता हूं, जो चीज कैश की है ही नहीं उसको मैं कैश फ्लो में से कैसे माइनस कर सकता हूं। तो क्या मुझे इस डेप्रिसिएशन को सी फैट पे लाने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मुझे सी फैट पे आने के लिए क्या मुझे वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा क्या। तो इन्होंने वही करा है, इन्होंने बोला है कैश फ्लो लाने के लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा कैश फ्लो कितना आएगा, 3.95। तो बेटा क्या समझ में आया, हमारे जो नॉन कैश आइटम जो डेप्रिसिएशन है हमारा, उसको हम पहले माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम टैक्स शील्ड क्लेम कर सके, है ना, ताकि हम टैक्स कम पे कर सके। तो बेटा यहां पे क्या हुआ, यहां पे बोलता है कि अब आप क्या कर लो, जो नॉन कैश आपने एक्सपेंडिचर माइनस किया था टैक्स कम लाने के लिए, तो अब आप क्या कर लो, उस एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर दो ताकि आपके कैश फ्लो आ जाए, है ना, नॉन कैश आइटम को वापस से हटा दो वहां से। तो बोलता है आप क्या किस तरीके से ला सकते हो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, बोलता है आप पैट में क्या ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आपका सी फैट आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, सी फैट आ जाएगा। कितना आया बेटा, पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करा तो 3.95 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3.95। बोलता है ये 3.95 जो है ना, ये 3.95 आप एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हो। कैसे, बोलता है आप क्या कर लो, डेप्रिसिएशन को माइनस करो ही मत, डेप्रिसिएशन को माइनस करो ही मत, है ना। आप क्या करो, जो भी आ रहा है ना आपका प्रॉफिट उसी पर ही टैक्स निकाल लो। मतलब सिर्फ हम बुक्स के पर्पज से कर रहे हैं बेटा, उसी पर ही क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, यहाँ पे ध्यान दिया आपने, 5 आ रहा था, इसी पे ही हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 1.5। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया हमारा, इस बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आया 3.5 का। अब बेटा इसमें ऐड क्या कर दो, इसमें ऐड क्या कर दो, ऐड कर दो आपने जो टैक्स सेविंग करी है ना डेप्रिसिएशन से, कितनी टैक्स सेविंग हुई थी हमारी 0.45 की, वो सेविंग ऐड कर दो तो भी आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बेटा मतलब बोलता है पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस मत करो, पूरा टैक्स निकाल लो, फिर उस टैक्स में से जितनी आपकी सेविंग हुई वो टैक्स वाला ऐड कर दो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर, है ना, मतलब कैश इनफ्लो को ऐड कर दो एक तरीके से। तो अल्टीमेटली आपका टैक्स लगा कितना बेटा, वही 1.05 का टैक्स आ जाएगा। देखो 1.5 यहाँ पे माइनस किया, ऐड बैक कर दिया 0.45 का, तो 1.05 का टैक्स आ जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी तो 1.05 ही आया था। तो अल्टीमेटली बात वही होनी है। कैलकुलेशन दो तरीक़ों से आप कर सकते हो। एक कैलकुलेशन है जब आप प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बना के, प्रॉपर P&L बना के जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेते हो, उसमें ऐड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन। दूसरे टाइप का कैलकुलेशन हो सकता है कि आप बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए पहले टैक्स निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो और उसके बाद में वापस से उसमें कैश इनफ्लो ऐड कर दो। कैश इनफ्लो किसका? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन का। तो CFAT डेप्रिसिएशन के केस में दो तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप डेप्रिसिएशन वाला केस और ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बात करता है ये किसके बारे में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया आपके लिए। बोलता है माया हैज़ अ लैंड। माया के पास एक लैंड है विच कुड बी सोल्ड टू रेनू। बोलता है कि माया जो है अपनी लैंड को रेनू को बेच सकती है कितने में? 5 करोड़ में। और तनु को भी बेच सकती है कितने में? 6 करोड़ में। बोलता है रेनू तो 5 करोड़ में उस लैंड को लेने के लिए रेडी है, पर तनु जो है उस लैंड के कितने पैसे दे रही है? 6 करोड़ दे रही है। तो बोलती है पर माया इस लैंड को बेच नहीं रही है। माया क्या कर रही है? माया इस लैंड को अपने ही बिजनेस के लिए, अपने ही प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रही है? यूज कर रही है। तो बेटा माया ने क्या किया? माया के पास दो ऑप्शन है, या तो वो लैंड को बेच दे या फिर वो उस लैंड को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर ले। माया ने कौन सा चूज करा? माया ने चूज करा कि मैं अपने लैंड को अपने प्रोजेक्ट के लिए ही यूज करूंगी। तो बेटा अगर ये चीज आपने चूज कर ली तो क्या अब आप लैंड बेच सकते हो क्या? है ना? तो एक तरीके से आपको दूसरा ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। तो उस जो ऑप्शन को आप छोड़ रहे हो, जो 5 करोड़ या 6 करोड़ आपके पास आने वाले थे, क्या अब वो आएंगे आपके पास? नहीं आएंगे ना। तो उसी जो ऑप्शन आपने सेक्रीफाइस करा ना, उसी सेक्रीफाइस्ड ऑप्शन की जो बेस्ट वैल्यू होगी ना, उसी को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पढ़ना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। बेस्ट पे ध्यान देना बेटा, इसमें से बेस्ट कौन सा है माया के लिए? 6 करोड़ वाला, है ना? तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 6 करोड़ की होगी। तो ये 6 करोड़, अब बताओ कैश इनफ्लो हुआ कि कैश आउटफ्लो हुआ? बेटा जो 6 करोड़ आने वाला था पर अब नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कैश आउटफ्लो जब हमने पढ़ा था? जो चीज हमें आने वाली थी, रिसीव होने वाली थी, बट नाउ इट इज नॉट रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? एज अ कैश आउटफ्लो। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल सी चीज़ है बेटा, क्या कैश इनफ्लो होता है, क्या कैश आउटफ्लो होता है, वो चीज़ें हम समझ रहे हैं बेसिकली खाली। फिर आता है संक कॉस्ट। ये सारी चीज़ें हम सॉल्यूशंस में बेटा यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से पढ़ रहे हो ना ये सब, ठीक है? फिर आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है बेटा? संक कॉस्ट होती है जो एक्सपेंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए, कंसल्टेंसी फीस वगैरह हो गई। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका कंसल्ट करने पड़ेगा इंजीनियर वगैरह से, है ना? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप करते हो तो ये जो कॉस्ट होती है ना, वो तो लग गई। अब चाहे आपका प्रोजेक्ट चालू हो या नहीं हो, क्या उससे कोई मतलब है उन कॉस्ट का? क्या वो कॉस्ट आप रिकवर कर पाओगे कभी? क्या उनसे कभी वो पैसे वापस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। तो वो रिसर्च का जो पैसा लग गया वो लग गया। हो सकता है आपकी रिसर्च सक्सेसफुल हो सकता है आपकी रिसर्च सक्सेसफुल ना हो, पर वो रिसर्च का पैसा वापस थोड़ी आ जाएगा आपके पास, है ना? तो इस टाइप की जो कॉस्ट होती है ना, जो प्रोजेक्ट के पहले ही आपने लगा दी है, दैट इज कॉल्ड एज संक कॉस्ट। तो ये सब क्या है? कॉस्ट लगी है ना, मतलब आउटफ्लो है ना। तो ये सब क्या होता है? एक आउटफ्लो होता है ना। इट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज ऑलरेडी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन द प्रेजेंट। तो बोलता है ये सब चीजें ना इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। बोलता है संक कॉस्ट जो है ना इररेलेवेंट है, आप इसको कंसिडर भी मत करो। क्यों? क्योंकि ये चीज माना कि ये क्या है? एक कैश आउटफ्लो है, बट आप इसको डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि जो रिसर्च का पैसा लग गया, अब आप चाहे उस डिसीजन को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, क्या वो पैसा वापस आएगा आपका? नहीं आएगा ना। क्या वो पैसा अब आप रिकवर कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। वो पैसा तो एक्सेप्ट करने से पहले ही लगा दिया आपने, अब वो रिकवर कैसे भी नहीं हो सकता, है ना? वो पैसा वापस रिवर्स कैसे भी नहीं हो सकता, चाहे आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, चाहे आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लो। तो जो चीज़ एक्सेप्ट में भी आ रही है, जो चीज़ रिजेक्ट में भी आ रही है, तो उसका कोई फर्क पड़ रहा है बिजनेस पे, उस डिसीजन पे? नहीं पड़ रहा ना। तो बोलता है इररेलेवेंट है।
तो नीदर कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो नोर एज कैश आउटफ्लो, इसको हम अपने क्वेश्चंस में कंसिडर भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बोलता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता होगा कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, रोज़मर्रा के खर्चे करने के लिए, है ना, डेली कुछ ना कुछ लाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ये सब करने के लिए एक पैसा अलग से निकालना पड़ता है हमें कि हाँ चलो ये हमारी बिजनेस की एक वर्किंग कैपिटल है जिसको हम डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एज वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब एसेट। तो बोलता है अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, मतलब वर्किंग कैपिटल लेके आनी है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब और ज़्यादा डे टू डे एक्सपेंस आपके हो रहे होंगे, इसीलिए तो रिक्वायर्ड है ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मतलब और ज़्यादा डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड हो रही होगी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, अब हो रही होगी, जो डे टू डे एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे, ये सब क्या होता है बेटा, एक आउटफ्लो होता है ना। तो बोलता है अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो क्या होता है, एक कैश आउटफ्लो होता है। और अगर सपोज आपने एक प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल लगा रखी थी, अब वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और प्रोजेक्ट 5 साल का था, अब 5 साल के बाद में वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, तो आपने वहां से वर्किंग कैपिटल का पैसा बचा लिया कुछ, तो जो भी पैसा बचा, जो भी वर्किंग कैपिटल आपकी रिलीज हुई है, उस बचे हुए पैसे को क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैश इनफ्लो। उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कैश इनफ्लो, ठीक है। तो इसको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, डेप्रिसिएशन पढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं, एक टैक्स सेविंग को क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, जो कि हमारे लिए क्या है, एक कैश आउटफ्लो है। उसके बाद में संक कॉस्ट पढ़ा, जो कि ना तो कैश इनफ्लो में लेना है ना कैश आउटफ्लो में लेना है। फिर वर्किंग कैपिटल पढ़ा, बोलता है अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है तो कैश आउटफ्लो है, अगर वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड है तो कैश इनफ्लो है, ठीक है। फिर बोलता है इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड, बोलता है 5 साल बाद में, आपको एक क्वेश्चन में बता दिया कि जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था तो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 5 साल बाद में वो प्रोजेक्ट एंड होने वाला है, बस इतना ही बोल दिया, वर्किंग कैपिटल रिलीज के बारे में कुछ नहीं बोला। बोला लगाया तब मुझे 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल डालनी पड़ी, पर जब रिलीज कर रहा हूं तब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा है, तो इन दैट केस आप क्या अज्यूम करोगे, आप अज्यूम करोगे जो भी अमाउंट आपका वर्किंग कैपिटल का था, जो भी आपने स्टार्टिंग में लगाया था, वो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट लास्ट में जब प्रोजेक्ट एंड होगा वो रिलीज हो जाएगा। मतलब जो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज था मैं रिलीज मानूंगा, इसका मतलब उस रिलीज्ड अमाउंट को मैं क्या मानूंगा बेटा, एक तरीके से कैश इनफ्लो मानूंगा ना, एक तरीके से कैश इनफ्लो ही मानूंगा। समझ गए? आई होप इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। फिर है बेटा नेक्स्ट अलोकेटेड ओवरहेड्स। क्या ये मेरे लिए कैश इनफ्लो है या मेरे लिए कैश आउटफ्लो है? बेटा अलोकेटेड ओवरहेड्स हो गए जो कि एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है ना, मतलब ये प्रोजेक्ट है तो इससे स्पेसिफिक नहीं है, ये एक पूरे डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है। जैसे बेटा आप पूरे डिपार्टमेंट के बाहर एक वॉचमैन बिठा रखा आपने, है ना, तो ये वॉचमैन अब पूरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ना, पूरे डिपार्टमेंट की देखभाल कर रहा है ना, तो ये वॉचमैन की जो सैलरी होगी वो ओवरहेड्स में जाएगी। अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा ये सब कहाँ जाते हैं बेटा, ओवरहेड्स में जाते हैं। अब उन ओवरहेड्स को आप क्या करते हो, अलोकेट करते हो फिर, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। तो क्या ये आपने अगर प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो क्या ये वॉचमैन की सैलरी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है क्या? मतलब सपोज आपने इस प्रोजेक्ट को अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने नहीं एक्सेप्ट करा, तो क्या इस वॉचमैन को भगा दोगे यहाँ से? क्या इस वॉचमैन को बोलोगे भागी जाओ, अब हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट भी नहीं रहा, है ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे इसको। तो क्या ये एक रेलेवेंट डिसीजन है? क्या ये एक रेलेवेंट कॉस्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए? नहीं ना। वॉचमैन तो चाहे आप डिसीजन लो चाहे मत लो, वो वहाँ पे रहना ही है, वो तो वहाँ पे बैठना ही है। तो क्या ये एक रेलेवेंट चीज़ थी हमारे कंपनी के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए? नहीं ना। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको ना तो हम कैश इनफ्लो मानते हैं ना फिर हम कैश आउटफ्लो मानते हैं, ठीक है। तो बोलता है दीज आर इनडायरेक्ट नॉन ट्रेसेबल एक्सपेंसेस विच आर ऑलरेडी इनकर्ड एंड आर अलोकेटेड अपोर्शन टू वेरियस प्रोडक्ट्स ऑन सम बेसिस लाइक लेबर आर, मशीन आर एक्सेट्रा। अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा, ओवरहेड चैप्टर में आप ये सब पढ़ते हो, ठीक है। बोलता है ये सब क्या होता है, इररेलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और इसको ना तो कैश इनफ्लो माना जाता है और ना ही कैश आउटफ्लो माना जाता है, मतलब कैश फ्लो ही नहीं माना जाता, ठीक है।
फिर आता है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, आपने प्रोजेक्ट 5 साल के लिए किया, ठीक है, 5 साल के लिए आपने प्रोजेक्ट किया, अब 2 साल के बाद में क्या हो रहा है, आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ रही है प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो और पैसे आप डालोगे ना वहाँ पे, उसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है बताओ, ये सब तो आप पैसे लगा रहे हो ना, और तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा, आउटफ्लो। तो एडिशनल कैपिटल क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ आउटफ्लो बोला जाएगा। जब भी आप डालोगे उसको उस टाइम पे क्या बोला जाएगा, कैश आउटफ्लो बोला जाएगा। It is not necessary that capital investment shall be required in the beginning of the project. It can also be required during the continuance of the project. So it shall be treated as cash outflow at that period of time. I hope ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये बेटा अलग अलग केसेस पढ़ रहे हैं ना, थीम को मत भूल जाना। उसके बाद में बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोस। किस किस टाइप के कैश फ्लोज होते हैं बेटा, बोलता है कि सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है, सेटअप कॉस्ट हो सकती है। उसके बाद प्रोजेक्ट के बीच में अगर कोई पैसा लेके आता हो तो वो होते हैं इंटरिम कैश फ्लोज, है ना। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो सकता है, प्रोजेक्ट के बीच में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई, है ना, तो वो हमारे लिए कैश फ्लोज हो जाएंगे। कौन से कैश फ्लोज, इंटरिम कैश फ्लोज, मतलब बीच में जो होंगे, स्टार्टिंग में जो होंगे उसको इनिशियल कैश फ्लो बोलेंगे, बीच में जो होंगे वो उसको इंटरिम कैश फ्लो बोलेंगे, और जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा उसके बाद में जो पैसा रिलीज होगा, है ना, जो पैसा आएगा या फिर जो पैसा जाएगा उसको बोलते हैं टर्मिनल ईयर नेट कैश फ्लो, है ना। जैसे रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब प्रोजेक्ट एंड होने के बाद में रिलीज होती है ना वर्किंग कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज। तो 3 तरीके के कैश फ्लोज होते हैं, एक इनिशियल कैश फ्लोज, एक इंटरिम कैश फ्लोज और एक टर्मिनल ईयर कैश फ्लोज। फिर नेक्स्ट आता है बेटा ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। इस चीज़ को अच्छे से समझना, और इसका यूज़ भी हमारे क्वेश्चंस में होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे तो बाकी जो हमने ऊपर पढ़ा है उन सब का भी यूज़ हमारे क्वेश्चंस में ज़रूर होने वाला है, तो बट इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है ये चीज़, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना इसको। क्या टॉपिक है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। तो इसको है ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बेटा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपके मॉड्यूल में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। सो देखो, ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, एग्जाम्पल पढ़ना। सपोज ए लिमिटेड एक्वायर्ड न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, डेप्रिशिएबल एट 20% एज पर WDV मैथड। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाहूँगा बेटा। आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट में आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे दैट विल बी बाय WDV मैथड। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि आप इनकम टैक्स एसेट में एक ब्लॉक बना के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। जैसे एक फर्नीचर का अलग ब्लॉक बना दिया और प्लांट मशीनरी का अलग ब्लॉक बना दिया। थोड़ा भी अगर आपको टैक्स का नॉलेज है तो हम ब्लॉक बना के डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो बस इतना ध्यान में रखो। बोलता है सपोज ए लिमिटेड एक्वायर्ड न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, डेप्रिशिएबल एट 20% एज पर WDV मैथड। The machine has an expected life of 5 years with salvage value of 10,000, मतलब scrap value. The treatment of depreciation or short-term capital loss in the 5th year in 2 cases shall be as follows. बोलता है सबसे पहले तो आप ये निकाल लो बेटा, बोलता है 5वें साल में ये ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि 5वें साल में हमारी WDV कितनी है। 5वें साल में हमारी WDV कितना है वो तो पता होना चाहिए ना हमें एटलीस्ट। तो निकाल लो, आपने 1 लाख में खरीदी, 20% डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू कितनी बची 80,000, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन। फिर आपने वापस से 80,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगाया और उसके बाद में 16,000 का डेप्रिसिएशन आया, 64,000 का। ईयर 2 के बाद में आपका जो WDV बचा, वापस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 64,000 पे और उसके बाद माइनस किया तो ईयर 3 का WDV आ गया, वापस से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ईयर 4 का WDV आ गया। कितना आया 40,960। आपने यहाँ पे निकाल लिया 40,960। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ये नॉर्मल सी चीज़ थी बेटा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ईयर 4 का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, WDV ही निकालना था। मतलब जो हमारा एंड वाला ईयर है ना उसके बिगिनिंग में कितनी WDV है वो निकालना है बेसिकली। जैसे 5 सालों का पीरियड है ना, 5 सालों का पीरियड है तो 5 सालों के स्टार्टिंग में, 5वें साल के स्टार्टिंग में हमारी WDV कितनी है, मतलब चौथे साल के एंड में हमारी WDV कितनी है वो हमने निकाली। तो कितनी आया, नॉर्मल सा कैलकुलेशन था 40,960 का। अब आ जाओ यहाँ पे वापस से,
बोलता है WDV एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर कितनी है, 40,960। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी देखी थी हमने, 5 ईयर्स, ठीक है। सालवेज वैल्यू 10,000, टैक्स रेट कितनी है 30% और डेप्रिसिएशन रेट कितनी थी 20%। अब बोलता है दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस क्या हो सकते हैं, बोलता है व्हेन, पहला केस हो सकता है व्हेन देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। मैंने आपको बोला कि इनकम टैक्स में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं दैट इज ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे एक फर्नीचर का ब्लॉक हो गया, एक प्लांट मशीनरी का ब्लॉक हो गया, एक अदर एसेट्स का ब्लॉक हो गया, मतलब अलग अलग टाइप के आपके क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जिसपे आप ब्लॉक का पूरा WDV कैलकुलेट कर लेते हो, उसी पर वन शॉट एक ही रेट से आप क्या कर देते हो, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेते हो। मतलब अलग अलग एसेट पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करने के बजाय इन सबके टोटल डेप्रीशिएशन को ही अपने बुक्स में दिखाते हो, उसकी WDV को ही अपनी बुक्स में दिखाते हो। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन से एसेट उस ब्लॉक में है ना। इस तरीके से इनकम टैक्स में काम होता है। तो बेटा अब ध्यान देना, दो केसेस हो सकते हैं। जब आपके ब्लॉक में कोई और एसेट बची ही नहीं हो, मतलब आपने एक ब्लॉक बनाया, आपने एक एसेट ली और दैट इज द ओनली एसेट यू हैव इन दैट ब्लॉक, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर सपोज प्लांट एंड मशीनरी है वो, और प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे आपके पास सिर्फ वो एक ही एसेट है। तो जब 5 साल हो जाएंगे तो क्या उस ब्लॉक को एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे क्या वो ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा फॉर द इनकम टैक्स पर्पस? नहीं करेगा ना, क्योंकि एसेट ही नहीं बचेगी आपके पास अब। तो पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। मतलब बेटा 5 सालों के एंड में आप डेप्रीशिएशन लगाने की बजाय अब क्या करो, अब डायरेक्टली आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो। आप क्या निकालो, कैपिटल गेन निकालो बेटा। समझ रहे हो क्या? मैं ये बोलना चाहता हूं, जब आपके पास उस ब्लॉक में इनकम टैक्स के पर्पज से कोई एसेट ही नहीं बची है तो अब उस ब्लॉक को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो अब उस पर डेप्रीशिएशन नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दो इन द 5th ईयर। तो हमने क्या करा, जब हमारे ब्लॉक में कोई एसेट है ही नहीं तो बेटा जैसे कोई चीज़ हम लेके आते हैं, कोई एसेट हम लेके आते हैं, तो जब तक उसको हम यूज़ कर रहे हैं तब तक तो डेप्रीशिएट करते जाएंगे। पर जब वो एसेट हम बेच ही देंगे और कुछ हमारे पास है ही नहीं डेप्रीशिएशन लगाने के लिए, तो डेप्रीशिएशन किस चीज़ का, जो भी बेचने से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको ही तो हम ट्रीट करेंगे ना। तो वही केस है, जब यहाँ पे आपके ब्लॉक में और कोई एसेट है ही नहीं, व्हेन देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक। तो हमने क्या करा, देखो सबसे पहले हमारी WDV कितनी है यहाँ पे 40,960, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर हमारी WDV इतनी है। हमने जब इसको एसेट को बेचा तो हमें कितने पैसे मिले बेटा, 10,000 रुपीज मिले। तो 10,000 हमने यहाँ पे माइनस किया, बचा क्या, 30,960। ये जो 30,960 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारी एसेट जो थी वो 40,960 की थी, हमने बेचा 10,000 में, तो 30,000 का क्या हो गया, हमारे पास लॉस आ गया। अब आपको पता होगा इनकम टैक्स में लॉस को आप क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स में लॉस को आप क्लेम कर सकते हो, जो भी लॉस हुआ उस पर टैक्स रेट अप्लाई कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, है ना। इस टैक्स शील्ड को, ये जो टैक्स शील्ड है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे, ये आप क्या करोगे, अपने एफएम में यूज करोगे बेटा। समझ रहे हो? सबसे पहले हमने लॉस निकाल लिया, अब इस लॉस पे जो हमारा टैक्स बचेगा ना, अरे जो लॉस हम दिखाएंगे, जो प्रॉफिट, सपोज हमने प्रॉफिट्स दिखाए, उस प्रॉफिट्स में ये लॉस दिखाएंगे, फिर जो नेट आएगा उस पे टैक्स पे करेंगे ना। समझ रहे हो क्या आप चीज को? तो अब जो इस पे जो टैक्स बच गया वो हमारे लिए क्या, एक इनफ्लो हो गया क्या, जिस तरीके से हमने डेप्रीशिएशन किया था बेटा, बस उसी तरीके से, है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे हमें क्या मिलता है, टैक्स शील्ड मिलता है, और उस टैक्स शील्ड पे हम क्या कर लेते हैं, उसको एज अ कैश इनफ्लो ट्रीट करते हैं। तो समझ गए टैक्स शील्ड कैसे निकाला, जैसे डेप्रीशिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली टैक्स शील्ड निकाल सकते थे, वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी डायरेक्टली टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। पर बेटा ये चीज कब होगी, जब आपके ब्लॉक में और कोई एसेट बची ही नहीं है ना। जब आपके ब्लॉक में कोई एसेट बची हो, मतलब मोर देन वन एसेट एग्जिस्ट इन द ब्लॉक, मतलब सिर्फ आपकी ही एसेट नहीं है, मतलब आपकी वो एक ही एसेट नहीं है उस ब्लॉक में, और भी एसेट्स है उस ब्लॉक में, मतलब उसका जीवन अभी भी चल रहा है उस ब्लॉक का, तो क्या करोगे,
तो क्या करोगे? तो बोलता है हम 5वें साल में फिर क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, ना कि लॉस निकालेंगे। उस टाइम पे हम 5वें साल में जब और भी एसेट वहां पे एग्जिस्ट करेगी तो हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्योंकि ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो प्रॉफिट लॉस निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। इनकम टैक्स के पर्पज से जब ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो प्रॉफिट लॉस निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्लॉक जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे कुछ डब्ल्यूडीवी होगी, तो उस पर क्या निकालो बेटा, डेप्रीशिएशन निकालो। जब कोई चीज़ मरी ही नहीं है, कोई चीज़ गई ही नहीं है, तो उसका प्रॉफिट लॉस थोड़ी कैलकुलेट करोगे, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे ना। तो बोलता है इस बार क्या करेंगे, हम बिगिनिंग का जो डब्ल्यूडीवी था वो लेंगे, उसमें से स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे। कितना आया? 30,960। ठीक है। अब ये जो 30,960 है ना, उस पर डब्ल्यूडीवी कितनी बची अब हमारी, ये डब्ल्यूडीवी है हमारी, इस पे 20% क्या कर लो, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लो। और जो डेप्रीशिएशन आया उसी पर ही तो क्या होती है, टैक्स सेविंग होती है। तो टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीशिएशन आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैश इनफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो बेटा समझ में आ गया आपको ये वाला केस, ब्लॉक ऑफ एसेट वाला, है ना। जब ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस निकाल के टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकाल लेंगे। और सपोज यहाँ पे प्रॉफिट होता तो वो केस भी मैं नीचे लूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। और अगर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है तो फिर हम क्या करेंगे, साल्वेज वैल्यू माइनस करके सबसे पहले, इनकम टैक्स के पर्पज से बता रहा हूँ बेटा, बुक्स के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ। साल्वेज वैल्यू माइनस करके सबसे पहले क्या करेंगे, ये डब्ल्यूडीवी निकालेंगे। इस डब्ल्यूडीवी पे हम क्या क्लेम करेंगे, डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन पे हम क्या क्लेम करेंगे, टैक्स शील्ड। समझ गए आप। फिर बोलता है बेटा अगर सपोज आपका साल्वेज वैल्यू 10,000 नहीं होके 50,000 होता तो अब हमारा जो 40,000 का वैल्यू था उसके बदले में हमें मिलेंगे कितने, 50,000। तो पहला केस जहां पर कोई और एसेट नहीं है ब्लॉक में, अब कैश अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की जगह हमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब लॉस नहीं होगा, अब क्या होगा, गेन होगा। और इस गेन पर जो टैक्स हमारा लगेगा, इस गेन पर क्या लगता है बेटा, बचेगा थोड़ी, इस पर तो लगेगा ना टैक्स। तो वो जो टैक्स लगेगा उसको हम एज अ टैक्स आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। उसको क्या कंसिडर करेंगे, एज अ टैक्स आउटफ्लो। जैसे टैक्स जब बच रहा था तो उसको टैक्स कैश इनफ्लो हमने कंसिडर किया था, और जब टैक्स हमारा जा रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो इन दैट केस हम उसको कैश आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर बोलता है दूसरा केस है जब आपके पास एक से ज़्यादा एसेट एग्जिस्ट करती है ब्लॉक में, तो इन दैट केस नो डेप्रीशिएशन शैल बी प्रोवाइडेड बिकॉज द डब्ल्यूडीवी एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर इज 40,960, दैट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ 50,000। मतलब ये बोलना चाहता है कि आप कोई डेप्रीशिएशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आप डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करोगे डेप्रीशिएशन के पर्पज से, आप 40 में से 50 माइनस कर रहे हो, तो डब्ल्यूडीवी कुछ बचेगी क्या, यहाँ पे कोई डब्ल्यूडीवी नहीं बचेगी ना। तो इन दैट केस क्या आप इस एसेट पे डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हो क्या? अरे ब्लॉक पे तो चलो कर सकते हो, बट इस एसेट पे क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, एसेट पे क्लेम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपके ब्लॉक में 8 लाख रुपए की एसेट्स हैं, 8 लाख की एसेट्स हैं। आप एक एसेट, आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू कितनी थी, हमारे एग्जांपल में 40,960 भी है, मतलब टोटल आपका 8,40,960 का एसेट है। आपने सिर्फ अपने वाली एसेट बेची कितने में, 50,000 में। तो बेटा इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख माइनस 40,960 करना, और 8 लाख प्लस 40,960 करना, 8 लाख प्लस 40,960, और उसमें से 50,000 माइनस कर दो, 7,90,960। कितना आया, 7,90,960। तो बेटा ये जो 7,90,960 है, इस पे आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा ना, इस पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। तो ब्लॉक पे तो लगेगा डेप्रीशिएशन, पर क्या आपकी जो एसेट थी उस पे कुछ डेप्रीशिएशन लगा क्या? उसकी वैल्यू 40 की थी, मिला 50, तो क्यों डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना सही होगा क्या? नहीं होगा ना। ब्लॉक पे तो मिलना ही है ना, उसको कंसिडर मत करना। बोलता है एसेट को कंसिडर करो खाली, और एसेट पे आपको कोई डेप्रीशिएशन क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। मतलब ना तो कोई कैश इनफ्लो हो रहा है, ना कोई कैश आउटफ्लो हो रहा है। मतलब ये साल्वेज वैल्यू तो ऑब्वियसली आपके लिए कैश इनफ्लो है, बट उसके अलावा डेप्रीशिएशन से रिलेटेड कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो नहीं है। ठीक है। तो आई होप ये ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रीशिएशन वाली चीज़ आप विद एग्जांपल समझ गए होगे बेटा। इसके लिए आपके मॉड्यूल में भी एग्जांपल दिया हुआ था, वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है।
और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि आपको यहीं पर ही समझ में आ जाए। अगर मैं इसको समरी में बोलूँ बेटा, सीधी सी बात ये है, अगर ब्लॉक में कोई एसेट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस निकाल के ख़त्म कर दो। अब प्रॉफिट और लॉस में दो चीज़ें हो सकती है, आपको WDV से कम पैसा मिला है तो लॉस आएगा, लॉस पे टैक्स शील्ड मिलेगी। WDV से ज़्यादा पैसा मिला है तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पे टैक्स लॉस होगा आपको, मतलब कैश आउटफ्लो होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा एसेट है अपने ब्लॉक में और आपने WDV जो है आपकी सालवेज वैल्यू से कम है, इन दैट केस कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगा। अगर WDV आपकी सालवेज वैल्यू से ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन निकालो और डेप्रिसिएशन पे टैक्स शील्ड क्लेम करो। बेसिकली यही एक समरी थी इस पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, वापस से समझाऊंगा जब क्वेश्चंस करूंगा तब। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। अब बेटा इसको समझना, ये इस पे कोई क्वेश्चंस है ही नहीं, है ना, ये एक चीज़ समझाई गई है खाली। बोलता है जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, जो भी हमारे कैश इनफ्लो होंगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस 5 ईयर वाले कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे आज की डेट में स्टडी करने के लिए, है ना। तो इस प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए कोई रेट हम यूज़ करेंगे, कोई ना कोई हम परसेंटेज वाली रेट यूज़ करेंगे। तो जो हम रेट यूज़ करते हैं वो क्या होती है बेटा, उस रेट को बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, नोट्स जब मैं स्टार्ट किया था तब मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है बेटा, है ना। कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उस पर जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स की जो टोटल कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। तो वो जो रेट आप यूज करते हो उसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको अब समझना है कि ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, इसमें तो मैंने सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लिया ना, जैसे मेरा इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड हो गया, मेरा डेट होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट हो गया। बेटा उन सबके कॉस्ट मिला के ही तो हम क्या निकालते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अरे डेट का जो इंटरेस्ट होता है, इक्विटी प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है, रिटेन अर्निंग्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो सब मिला के ही तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। तो हमने क्या ऑलरेडी इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबका बदला ले लिया क्या उससे? क्या सबकी कॉस्ट को हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है क्या? यस। जब हमने सारी कॉस्ट को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है तो बोलता है जब आप कैश फ्लोज निकालते हो तो हम जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना, तब द कैश फ्लोज विच वी कंसिडर फॉर डिस्काउंटिंग, बोलता है ये जो डिस्काउंटिंग के लिए आप कैश फ्लोज निकाल रहे हो ना, दिस शुड बी बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बोलता है जब आपने रेट के अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड को माइनस कर लिया, मतलब रेट के अंदर डिविडेंड और इंटरेस्ट का इफेक्ट आपने ऑलरेडी ले लिया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो वापस से उसका इफेक्ट प्रॉफिट में मत दो, वापस से उसका इफेक्ट प्रॉफिट में मत दो। ठीक है, ये बोलना चाहता है। मतलब एक जगह आपने जिस चीज का इफेक्ट दे दिया है, दूसरी जगह उस चीज का इफेक्ट मत दो। समझ गए? तो बोलता है या तो आप क्या यूज कर लो, तो फिर आप जो ये कैश फ्लो यूज करोगे ना वो क्या होने चाहिए उसकी बात करता है। बोलता है या तो आप यूज कर लो जो भी आपका इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो भी प्रॉफिट था वो यूज कर लो। इंटरेस्ट से पहले मतलब आपको पता होगा डिविडेंड तो वैसे भी प्रॉफिट में से ही, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसमें से डिविडेंड बांटा जाता है ना। तो बचा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सिर्फ इंटरेस्ट ही पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए डिविडेंड नहीं लिखा है क्योंकि ये इंप्लाइड है कि डिविडेंड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डिविडेंड का इफेक्ट तो वैसे भी आता ही नहीं है क्योंकि डिविडेंड तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद में जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं किया आपने, है ना, इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है उसको आप कंसिडर करो। मतलब इंटरेस्ट माइनस मत करो, डिविडेंड माइनस मत करो, आप उससे पहले का जो प्रॉफिट है ना उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, है ना। और इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल आपके मॉड्यूल में ही दिया हुआ है, देख लो। बोलता है कि आपका जो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 ईयर के आपके कैश फ्लोज है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही तो हमें यूज करने हैं बेटा। तो इसमें से आपने क्या कर लिया, इंटरेस्ट माइनस कर दिया। मतलब ये वाला केस बता रहा हूं मैं, पहला तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि डायरेक्टली हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को यूज करना है और उस पर ही टैक्स निकालना
है ना, उसका ही टैक्स निकालना है, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। समझ गए? इतना तो समझ गए ना, ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लो एग्जांपल, आपने सबसे पहले नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया, है ना, लेस इंटरेस्ट किया, इंटरेस्ट पे टैक्स पे किया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। फिर आपने इस पे क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट पे 1 माइनस टी किया, तो आपका कितना आंसर आया, 7000 का, है ना, 7000 का आया। बेटा आप जब ये वाला करोगे ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 माइनस टी, तो भी 7000 ही आएगा। देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया हुआ है, 10,000, और 1 माइनस टी कितना दिया हुआ है, 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 30%, तो 70%, है ना, तो 7000 आएगा क्या। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 70% कितना आएगा, 7000। तो क्या इस फॉर्मूला से भी 7000 ही आ रहा है क्या, यस। तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले आपने क्या निकाला, पैट निकाला, हमने पैट लिया, हमने भी पैट लिया, और प्लस क्या कर दिया, इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी ऐड किया, तो भी 7000 ही आ रहा है। ऐसे आप सारे सालों के देख सकते हो, सब में सेम ही आंसर आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इसका क्वेश्चंस में कोई यूज़ नहीं है बेटा, सिंपली हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, आज तक तो कोई यूज़ हुआ नहीं है, सिंपली हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है ये कैश फ्लो से, है ना, इतना दिमाग आपको लगाना भी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। फिर बोलता है पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, जो भी आप कैश फ्लोज लोगे वो सब क्या होना चाहिए, पोस्ट टैक्स होना चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट क्या होनी चाहिए, पोस्ट टैक्स होनी चाहिए। वो तो हमें पता ही है बेटा, टैक्स का इफेक्ट देने के बाद ही हम सब कुछ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। पहला सेक्शन क्या था हमारा, पहला सेक्शन था एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। अब बेटा आपको लगेगा कि मैं इस पर आपको क्वेश्चंस करवा दूँ, अब मैं आपको इस पर क्वेश्चंस अभी करवा ही नहीं सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी हम सिर्फ कैश फ्लोज निकालना सीखे हैं कि कैश फ्लोज इन कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश आउटफ्लो क्या होता है, ये सब निकालना सीखे हैं। अभी इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है वो थोड़ी सीखे हैं। क्या हमने एनपीवी मेथड सीख लिया, क्या हमने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स सीख ली, नहीं सीखी ना। तो जब तक हम वो नहीं सीख लेते हैं तब तक क्या हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमें किस में दूसरे सेक्शन में जाना पड़ेगा बेटा, विच इज आवर व्हाट, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, विच इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। और आपकी मॉड्यूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट ये क्या ले रहे हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने सिर्फ कैश फ्लोज का, तो वो देख लेते हैं। क्या बोलता है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ABC Limited is evaluating the purchase of a new machinery with a depreciable base of 1 lakh। बोलता है 1 लाख की इसका वैल्यू है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 4 ईयर्स की है, एंड चेंज इन अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 इन ईयर 1। बोलता है अगर आप ये 1 लाख की असेट लेते हो तो आपकी जो अर्निंग्स है ना वो 45,000 रुपये से चेंज हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी 45,000 से ईयर 1 में, ईयर 2 में 30,000 से इंक्रीज हो जाएगी, ईयर 3 में 25,000 से इंक्रीज हो जाएगी, ईयर 4 में 35,000 से इंक्रीज हो जाएगी। बोलता है जो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है वो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है, मतलब 4 सालों का पीरियड है, 1 लाख की वैल्यू है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 25,000 का पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। और 20% की क्या है बेटा, टैक्स रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेलेवेंट कैश फ्लोज निकालने, आपको क्या निकालना है, कैश फ्लोज निकालना है। तो बेटा कैश फ्लोज की अगर बात करें तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 में कैश फ्लोज क्या है जो आ रहा है, कैश इनफ्लोज क्या है, 45,000, 30,000, 25,000 और 35,000, ठीक है। ये तो आपके कैश फ्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में अब इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। तो हमने चारों केसेस में 25-25 हज़ार का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं। बेटा जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाया था तो मैंने बताया नहीं था सबसे पहले हम नॉर्मली हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और उस क्यों कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मली, क्योंकि हमें टैक्स शील्ड निकालनी है डेप्रिसिएशन पे, और उसके बाद में हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। एग्जांपल याद करो वो वाला, है ना। 2 तरीकों से हम कर सकते थे, एक तो मैंने जो अभी बोला कि हम पहले नॉर्मली प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले आफ्टर टैक्स और उसके बाद में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दे, या फिर ये जो दूसरा तरीका है इससे भी कर सकते हो, है ना। तो पहला वाला ज़्यादा ईजी रहता है मेरे ख्याल से।
तो यहाँ पे डेप्रिशिएशन माइनस किया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स निकाला, इसमें से टैक्स माइनस किया 20% का, तो कितना आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000, 4,000, 0 और 8,000, और वापस से क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया किसको, डेप्रिशिएशन को। तो हमारा नेट कैश फ्लो क्या आ गया, सी फैट क्या आ गया, 41,000, 29,000, 25,000, 33,000। ईजी सा एग्जाम्पल था, सिंपल सा सॉल्यूशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिए करके दिया नहीं है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन। तो बुक वाला बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो वही आप रेफर कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि नॉर्मल डेप्रिशिएशन वाली चीज़ का एक एग्जाम्पल था, जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ, क्योंकि मैं आपके साथ सारे इलस्ट्रेशन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। बोलते हैं 2 टाइप्स की आपकी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स होती है। एक होती है ट्रेडिशनल टेक्निक, या फिर आप इनको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हो। एक होता है क्या, ट्रेडिशनल टेक्निक होता है जिसको आप नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। दूसरा क्या होता है, डिस्काउंटिंग टेक्निक होता है जिसको आप टाइम एडजस्टेड टेक्निक भी बोल सकते हो। बेटा डिस्काउंटिंग का मतलब ही टाइम एडजस्ट करना होता है ना। जैसे 3 साल में मुझे कोई 3 साल के एंड में, 3rd ईयर के एंड में मुझे कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होने वाला है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू में निकालता हूँ ना, तो मैं टाइम के साथ ही तो खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो टाइम को ही तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसको टाइम एडजस्टेड टेक्निक भी बोलते हैं। और बेटा डिस्काउंटिंग क्या होती है, जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ना आज की, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग बोलते हैं ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ट्रेडिशनल टेक्निक होगी उसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। मतलब वो वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले काम नहीं रहेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स में, बट जो डिस्काउंटिंग टेक्निक रहेगी उसमें ये सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, ट्रेडिशनल टेक्निक की। इसमें क्या क्या आते हैं बेटा, 3 तरीके की टेक्निक्स आती है। एक होता है पेबैक पीरियड, एक होता है पेबैक रेसिप्रोकल टेक्निक, एक होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। 3 टेक्निक्स हैं इसके अंदर। और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मॉडिफाइड आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी टेक्निक्स हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, है ना, और बहुत ईजी है, ध्यान देना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल टेक्निक, मतलब नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की। तो आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके की कोई भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है। तो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड यहाँ पे सबसे पहले हम वही डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बेटा अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट पार्ट वीडियोस के कब आने वाले हैं, ठीक है, और कौन सा चैप्टर आने वाला है। और शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर बोलता है कि पेबैक पीरियड क्या होता है। पेबैक पीरियड बेटा नाम से ही स्पष्ट है, एकदम नाम से ही पता चल रहा है बेटा। पे मतलब आपने जो पैसा पे करा है वो बैक कब आएगा, पे बैक पीरियड, है ना। आपने जो पैसा पे करा है वो बैक कितने पीरियड में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। तो बोलता है इसमें हमें क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने जो अभी इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिकवरी करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म इन ऑल ईयर्स, बोल रहा है पहले साल में भी इतने पैसे रिसीव होने हैं, दूसरे साल में भी सेम अमाउंट रिसीव होनी है, तीसरे साल में भी सेम अमाउंट रिसीव होनी है, चौथे साल में भी सेम अमाउंट रिसीव होनी है। इन दैट केस पेबैक पीरियड कैसे करते हैं बेटा, नॉर्मल सा है, देखो कुछ नहीं है। बोलता है मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। 2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ए में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, प्रोजेक्ट बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का, 5 लाख और 8 लाख। बोलता है एनुअल सी फैट, मतलब बेटा जो हम ऊपर सी फैट निकाल रहे थे ना वो हमने यहाँ पे एग्जांपल में कैलकुलेटेड ही ले लिया है ना। एनुअल सी फैट कितना है, 1 लाख का, मतलब हर साल एनुअल सी फैट का मतलब हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए रिसीव होना है। इतना तो समझ में आता होगा आपको, एनुअल अगर वहां पे लिखा है तो एवरी ईयर आई एम गोइंग टू रिसीव 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे एनुअल सी फैट कितना है, प्रोजेक्ट ए के केस में 1 लाख, प्रोजेक्ट बी के केस में कितना है 2 लाख। अब आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ये 5 लाख आप कितने सालों में कैलकुलेट कर लोगे, कितने सालों में रिकवर कर लोगे।
ये 5 लाख रुपए है, अगर आपको हर साल 1-1 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं तो मुझे 5 लाख रिसीव करने में कितने साल लग जाएंगे बेटा? 5 साल। कितने लग जाएंगे? 5 साल। अगर हर साल मुझे 2-2 लाख रिसीव होने वाले हैं तो मुझे 8 लाख बनाने में कितने साल लग जाएंगे? 4 साल, है ना? तो कैसे निकाला मैंने? 5 lakhs डिवाइडेड बाई 1 लाख और 8 lakhs डिवाइडेड बाई 2 lakhs। तो फॉर्मूला क्या हो गया पेबैक पीरियड का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल सीफैट। फॉर्मूला क्या हो गया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल सीफैट। बेटा नॉर्मल सी चीज थी, मैंने आज 1 लाख रुपए लगाए, हर साल मुझे 20-20 हज़ार रुपए मिलने वाले हैं, तो कितने सालों में मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000, 5 साल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है, पेबैक पीरियड कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस की चीज थी। अब आप मुझे बताओ ये साल ज्यादा होंगे कि अच्छा है या कम होंगे तो अच्छा है? बेटा जितनी जल्दी हम हमारा इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ले उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो लोअर द पेबैक पीरियड इट इज बेटर, इट इज, है ना? लोअर द पेबैक पीरियड द बेटर इट इज। तो जिसका भी लोअर होगा पेबैक पीरियड उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे केस में किसको सेलेक्ट कर लेंगे बेटा? प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कब कर सकते हैं हम? ये तब कर सकते हैं जब हर साल हमें एक सेम अमाउंट रिसीव होने वाला है। हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए रिसीव होने वाले हैं। पर बेटा अगर किसी साल में मुझे 20,000 रिसीव होने वाले हैं, किसी साल में मुझे 30,000 रिसीव होने हैं, किसी साल में मुझे 50,000 रिसीव होने हैं, तो मैं मतलब हर साल का कैश फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सेम नहीं है। इन दैट केस क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? तब तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। तब मुझे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा पेबैक पीरियड? तब भी बहुत ईजी है, नॉर्मल अपना ही दिमाग लगाओ कि मुझे 5 साल रिकवर करना है, 5 लाख रिकवर करना है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने 5 लाख रुपए डाले हैं, मुझे ये रिकवर करने हैं। बोलता है पहले साल में आपका कैश फ्लो 60,000 का है, दूसरे साल में 90,000 का है, थर्ड ईयर में 80,000 का है, फोर्थ ईयर विल गिव यू 1,50,000, फिफ्थ ईयर विल गिव यू 2,50,000, सिक्स्थ ईयर विल गिव यू 2,20,000। तो बेटा आप लगा लो ना दिमाग कि 5 लाख कब तक बन जाएंगे। तो इन सब का टोटल मारना है एक तरीके से, जब तक मेरे 5 लाख नहीं आते एक तरीके से टोटल ही मारना है। तो मैंने क्या निकाल लिया? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लिया। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब सबसे पहले तो एज इट इज लिख दिया 60,000, फिर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 1,50,000। फिर 1,50,000 में 80,000 को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आया? 2,30,000। 2,30,000 में मैंने 1,50,000 को ऐड किया तो कितना आया? 3,80,000। बेटा वही तो कर रहा हूं मैं, इन सबको ऐड ही तो करता जा रहा हूं। पर प्रेजेंटेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालो। 3,80,000, वापस से 3,80,000 में मैंने 2,50,000 ऐड करा तो कितना आया? 6,30,000। और 6,30,000 में 2,20,000 ऐड करा तो कितना आया? 8,50,000। अब बेटा हमें रिकवर कितना करना था? हमें तो ये बताना था कि हमारे 5 लाख कितने साल में रिकवर हो जाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रिकवर अवर 5 lakhs, ये हमें बताना था यहाँ पे। तो बेटा हमारे 5 लाख तो बेटा कहीं ना कहीं इस 3,80 और 6,30 के बीच में आ रहे होंगे। 3,80,000 और 6,30,000 के बीच में कहीं ना कहीं 5 लाख फंसा हुआ है हमारा। मतलब इन दोनों के बीच में एक पीरियड है जहां पे हमारा 5 lakhs जो है वो रिकवर हो जाएगा, है ना? तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा पीरियड होगा? 4 और 5 के बीच में। मतलब कुछ 4 और 5 के बीच में कुछ ऐसा पीरियड है जहां पे मेरे 5 लाख मैं पूरे रिकवर कर लूंगा। तो बोलता है बेटा 3,80,000 तो आपको ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा। मतलब 4 साल तो आपको ऑब्वियसली लग ही जाएंगे 3,80 तक आने के लिए। तो आप पहले क्या लिख लो? 4 साल एज इट इज लिख दो कि 4 साल तो लगने ही लगने हैं 5 लाख रिकवर करने में। उसके अलावा क्या लगना है? उसके अलावा मुझे रिकवर कितना करना है बेटा? उसके अलावा मुझे रिकवर करना है 380 तो रिकवर हो ही गया, और 5 लाख टोटल रिकवर करना है। उसके अलावा मुझे रिकवर करना है 1,20,000। कैसे आया 1,20,000? 5 lakhs माइनस 3,80,000। और जो 5वें साल में है मैं कमाता हूं कितना हूं बेटा? नेक्स्ट 1 ईयर में कितना कमाता हूं मैं? 2,50,000। उस 2,50,000 में से मुझे कितना रिकवर करना है? 1,20,000। तो बेटा पेबैक पीरियड कैसे निकल गया? 4 इयर्स तो होंगे ही होंगे, प्लस में क्या ले लिया? 2,50,000 में से हमें जितनी रिकवरी करनी है, कितनी और करनी है हमें? 1,20,000 की, वो पीरियड ले लिया। तो कितना आ गया? 4.48 ईयर्स।
समझ रहे हो? जब आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है तब तो कुछ नहीं है, डिवाइड करके फॉर्मूला लगा के इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल सीफेट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। पर जब आपका यूनिफॉर्म कैश फ्लोज नहीं है तो फिर कॉमन सेंस लगाओ कि यार 380 तक आने में मुझे 4 साल तो लग ही जाएंगे, इसके ऊपर मुझे 1,20,000 और जाना है। कितने में से जाना है 1,20,000? 2,50,000 में से। तो 4 साल प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इज इक्वल्स टू 4.48 ईयर्स, है ना। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज दिखा के, ठीक है। वही बात, जिसका कैश फ्लो जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट भी होता तो उसके भी पे बैक पीरियड निकाल लेता और उसको सेलेक्ट कर लेते हम, ठीक है। अब देख लेते हैं मॉड्यूल में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, कोई इलस्ट्रेशन दिया हुआ है क्या। एग्जाम्पल जो दिया हुआ था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा। ये नॉन यूनिफॉर्म वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलो नहीं है कोई एग्जाम्पल इसका दिया हुआ नहीं है, बट मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, इलस्ट्रेशन दिया हुआ नहीं है, तो एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है बेटा पे बैक रेसिप्रोकल। क्या आता है? पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? आपको पता होगा रेसिप्रोकल का मतलब किसी चीज़ का उल्टा कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ का उल्टा कर देना। मतलब पे बैक पीरियड में जो हमने पढ़ा, और एक चीज़ समझ लो, ये पे बैक रेसिप्रोकल एक ही केस में अप्लाई होता है जब आपके कैश फ्लोज यूनिफॉर्म होंगे, जब आपके कैश फ्लो सेम होंगे सारे ईयर में। मतलब ये दूसरे एग्जांपल में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म कैश फ्लोज होंगे तो ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नाम क्या है मेथड का? पे बैक रेसिप्रोकल। तो बेटा रेसिप्रोकल का मतलब ही उल्टा होता है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल सीफेट। उल्टा मार दो, एनुअल सीफेट डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? किसका फॉर्मूला हो जाएगा? पे बैक रेसिप्रोकल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एनुअल सीफेट डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों करा? क्योंकि आप ये जानना चाहते हो कि हम हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हर साल कितना परसेंटेज कमा रहे हैं, है ना। तो इट शोज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू बी रिसीव्ड एनुअली। मतलब पे बैक रेसिप्रोकल क्या बताता है? पे बैक पीरियड तो क्या बताता था? कितने साल में हम हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर करने वाले हैं। और पे बैक रेसिप्रोकल बताता है हर साल हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना, हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलने वाला है। फॉर्मूला एक दूसरे का उल्टा ही है बेटा, और कुछ नहीं है। तो लगाया यहाँ पे, जैसे प्रोजेक्ट ए, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोजेक्ट ए में कितना था? एनुअल सीफेट 1 लाख था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब हर साल आपको 20% रिटर्न मिलने वाली है प्रोजेक्ट ए से, और प्रोजेक्ट बी से कितना मिलने वाला है? 25%। कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे बेटा? जिसका रिटर्न कम होगा उसको सेलेक्ट करोगे, या जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करूंगा? प्रोजेक्ट बी को। तो बोलता है हायर द पे बैक रेसिप्रोकल द बेटर इट इज। इसका मतलब प्रोजेक्ट बी को हमें क्या करना चाहिए? सेलेक्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे यार ये चीज़ तो सही नहीं है ना, ये हमें 3 साल बाद मिल रहा है, ये हमें 4 साल बाद मिल रहा है, तो वो वैल्यू ज़रूरी थोड़ी है आज की वैल्यू भी उतनी ही हो, 1.5 लाख रुपयों की, 79,000 रुपयों की आज की वैल्यू भी उतनी ही हो। तो ये तो एकदम से ही प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता है। हाँ बेटा इग्नोर करता है। क्यों करता है? क्योंकि बेटा हम टेक्निक सी कौन सी पढ़ रहे हैं? नॉन डिस्काउंटिंग वाली टेक्निक, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी ही नहीं है, ठीक है। तो 2 टेक्निक्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक पे बैक पीरियड वाली और एक पे बैक रेसिप्रोकल वाली। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कोई इलस्ट्रेशन अगर इस पे दिया हुआ है। चलो इस पे भी कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली है। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेटा तीसरी वाली टेक्निक, दैट इज हमारे ट्रेडिशनल मेथड की 3rd टेक्निक, विच इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये भी इजी सा है, बस आपको ध्यान देना है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जैसा कि बेटा नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम जो रेट ऑफ रिटर्न निकालने वाले हैं वो अकाउंट्स के पर्पज से निकालने वाले हैं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्पज से नहीं निकालने वाले। किसके पर्पज से निकालने वाले हैं? अकाउंट्स के पर्पज से। और अकाउंट्स में आपको पता है हम प्रॉफिट्स को यूज़ करते हैं रिटर्न निकालने के लिए, या फिर कैश फ्लोज को यूज़ करते हैं। हम हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज़ करते हैं, पैट को यूज़ करते हैं, या फिर सी फैट को यूज़ करते हैं कैश फ्लोज रिटर्न निकालने के लिए। बेटा अकाउंट्स में हम कैश फ्लोज को यूज़ नहीं करते रिटर्न निकालने के लिए। किसको यूज़ करते हैं?
पैट को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि यहाँ पे हम सी फैट को नहीं यूज़ करेंगे। इसका मतलब हमें हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिशिएशन ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। हम रिटर्न निकालने के पर्पज से यूज़ किसको करेंगे? पैट को ही यूज़ करेंगे। तो पहला वही लिखा है बेटा, ARR मेजर्स द एवरेज एनुअल नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या होता है? पैट। क्या मेजर करता है ये? एवरेज एनुअल नेट इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोलता है हम इस इनकम को मेजर करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। यहां पे इस लाइन को पढ़ना, ARR मेजर्स द एवरेज एनुअल नेट इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट, एवरेज एनुअल नेट इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? बेसिकली जो भी नेट इनकम रहेगी वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100 निकाल देंगे। तो क्या कर देंगे? परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे बेटा यही तो मैंने लिखा है, ARR एनुअल। ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये होता है आपका एक जनरल फॉर्मूला। बट बेटा आपको क्वेश्चन 3 तरीकों से पूछता है। आपको बोलता है कि आप ये जो फॉर्मूला है ना, जनरली तो यही होता है, पर आप हमें 3 तरीकों से कैलकुलेट करके दे सकते हो। मतलब ARR 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फॉर्मूला मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि आप बस याद कर पाओ कि ARR की थीम क्या है। आपको ये वाले फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है, ठीक है, नीचे जो लिखे हुए हैं। तो बेटा समझ लो, यहां पे बोलता है वर्जन 1। वर्जन 1 बोलता है सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद में इसको डिवाइड किससे कर दो? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग। जो भी आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उससे डिवाइड कर दो, उस पर रिटर्न निकाल लो, है ना। और उसके बाद में क्या कर लो? अब सपोज आपका 3 सालों का प्रोजेक्ट है, 3 सालों का प्रोजेक्ट है, तो हर साल की कुछ ना कुछ बिगिनिंग की वैल्यू रहेगी, है ना। तो 3 बार आपकी रिटर्न निकलेगी, कुछ ना कुछ परसेंटेज। फिर लास्ट में क्या कर दो? डिवाइड बाई 3 कर दो, तीनों का टोटल कर, मतलब तीनों का एवरेज निकाल दो। देन कैलकुलेट एवरेज ARR बाई डिवाइडिंग बाई नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। ये बोला है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, विद एग्जांपल हम समझेंगे इस चीज को। जैसे चलो अभी कर ही लेते हैं ना एग्जांपल। एग्जांपल बोलता है कि देख लो यहां पे, सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट सम ऑफ 3 lakhs हैविंग अ लाइफ स्पैन ऑफ 3 years। मतलब 3 सालों के लिए हम 3 लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं। सैलवेज वैल्यू बोला है 90,000 का, और प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 1,50,000। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर शैल बी एज फॉलोज। तो बेटा आपको पता है हम वर्जन 1 में फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। क्या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यूज करते हैं ना। तो जब प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या ये रहा 1,50,000 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो क्या हमें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा? यस, एंड फॉर दैट पर्पज हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट के लिए कोई WDV मेथड बोला है क्या? इसने नहीं बोला। तो SLM मेथड से कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी आपकी वैल्यू है माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया आपने? 3 lakhs माइनस 90,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 70,000। ईच ईयर डेप्रिसिएशन आपका कितना रहेगा? 70,000। तो पहले साल भी आपका प्रॉफिट 1,50,000, दूसरे साल भी 1,50,000, तीसरे साल भी 1,50,000, और हर साल डेप्रिसिएशन 70,000। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ईच ईयर कितना आ गया? 80,000 का। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लो। स्टार्टिंग में पहले साल की शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट रहा होगा आपका? 3 लाख का रहा होगा। पर अब पूरे साल जब आपने काम करा, मतलब बिगिनिंग में आपका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल जब आपने काम करा होगा तो डेप्रिसिएशन लग गया होगा, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट की WDV कितनी बची होगी? 3 lakhs माइनस 70,000 मतलब 2,30,000। वैसे ही दूसरे साल की शुरुआत में बिगिनिंग में आपका कितना रहेगा? 2,30,000, पर पूरे साल जब काम कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 70,000 का। तो 2,30,000 माइनस 70,000 इज 1,60,000। इसी तरीके से 1,60,000 माइनस 70,000 90,000। तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग। हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट यूज करना है? ये वाला बेटा, बिगिनिंग वाला, है ना। तो हमारा क्या होगा? 80,000 डिवाइडेड बाई 3 lakhs
80,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000 और 80,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने अलग अलग रेट निकाल ली हर साल की, देन कैलकुलेट एवरेज ARR बाई डिवाइडिंग बाई नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे केस में कितने हैं, 3 साल है क्या, 3 साल के नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एवरेज ARR निकाल दो 26.67, 34.78 प्लस 50%, तीनों का ऐड किया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, एवरेज निकाल दिया, बेसिकली 37.15 आपका क्या आ गया, ARR आ गया। दिस इज योर वर्जन 1 ऑफ ARR। ये आपका क्या है, वर्जन 1 है। फिर आता है वर्जन 2। वर्जन 2 बोलता है कि आप इतना सब मत करो, आप डायरेक्टली क्या कर लो, जो भी आपका एनुअल प्रॉफिट रहेगा ना, उसको डायरेक्टली इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके रिटर्न निकाल लो। एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ऊपर क्या लेना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो बेटा हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आएगा, 80,000 और 80,000। प्रॉफिट का मतलब तो बेटा आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रिसिएशन सब भी होता है ना, है ना, इसका भी मतलब वही था, इसका भी यही था, बस लैंग्वेज इन्होंने फॉर्मूला में अलग लिखी है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट होता है बेटा जो भी आपने प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकाला और टैक्स निकाला, 80,000 इसका एवरेज निकाला, तो 80,000 को ऐड करा मैंने 3 बार और डिवाइड बाई 3 किया, तो आना कितना बेटा वापस से 80,000 ही आना है। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना आया, 80,000 और डिवाइडेड बाई क्या लेना है मुझे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, तो डिवाइडेड बाई 3 लाख कर दिया, तो मेरा ARR आ गया कितना, 26.67%। दिस इज योर वर्जन 2। ये हमारा वर्जन 2 है बेटा। और फिर आता है आपका एक वर्जन 3। वर्जन 3 क्या आता है, वर्जन 3 बोलता है यही एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब यही 80,000 ही आ जाएगा बेटा, है ना, ऊपर वर्जन 3 में भी 80,000 ही आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 80,000 वर्जन 3 में भी। पर नीचे क्या लेना है, नीचे बोलता है इस बार आप क्या लो, एवरेज इन्वेस्टमेंट लो, इस बार क्या लो, एवरेज इन्वेस्टमेंट लो। और बोलता है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ है बेटा, वेयर एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज अमाउंट ऑफ फंड्स रिमेनिंग ब्लॉक्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। एवरेज अमाउंट ऑफ फंड्स रिमेनिंग ब्लॉक्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। सिंपल वे में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग प्लस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड डिवाइड बाई 2 करना है। ये आपका क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसको दूसरे तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, आंसर सेम ही आएगा, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस साल्वेज वैल्यू। ठीक है, पहले इन दोनों को माइनस करके हाफ कर देना, प्लस कर देना साल्वेज वैल्यू। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हो, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस साल्वेज वैल्यू, यही वाला है, प्लस अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल अगर और दी हुई हो ना, तो उसको भी ऐड कर देना, है ना, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है हमारा, तो वर्किंग कैपिटल को भी ऐड कर देना तो आपका आंसर अब डिफर हो जाएगा ना, पहले 2 से अब सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी आ गया है। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, या तो आप ये वाला यूज कर लो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग प्लस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड डिवाइड बाई 2, या फिर आप कौन सा यूज कर लो, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू और प्लस साल्वेज वैल्यू। और अगर क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू प्लस साल्वेज वैल्यू और प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ऊपर वाला 80,000 तो हमने ले लिया, नीचे ये 1,95,000 कैसे आया। तो बेटा आप करके देख लो, हमारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दी हुई है क्या, कहीं भी वर्किंग कैपिटल नहीं बोला हुआ, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हम ये वाला यूज कर लेते हैं ना, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू। उसके बाद ये भी यूज करके दिखा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला यूज कर लेते हैं, उसके बाद ये भी यूज करके दिखा दूंगा मैं आपको। चलो पहले वो वाला यूज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग कितना है बेटा, देख लो आपने जो टेबल बनाया उसमें 3 लाख, एट द एंड कितना है 90,000, है ना, 3 साल के एंड में कितना है 90,000। सो 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, 3 लाख प्लस 90,000 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, हाफ ऑफ, दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू। देखो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, सेल्वेज वैल्यू 90,000 की है, तो 3 लाख माइनस 90,000 आपने किया, यहाँ पे 3 लाख माइनस 90,000 यहाँ पे आपने किया, उसका हाफ कर दिया। ठीक है, और प्लस क्या कर देना है वापस से सेल्वेज वैल्यू, तो भी कितना आएगा 1,95,000, दैट इज योर एवरेज इन्वेस्टमेंट। इससे रिटर्न कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा 41.03%। आंसर तीनों अप्रोच से बेटा अलग अलग आने वाला है, क्योंकि हम बेस अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो चीज़ को। तो आपको जब ARR का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको क्या आना चाहिए बेटा, मैं एक बार फिर से क्लैरिटी दे देता हूँ इस पर। आपको अगर ARR का क्वेश्चन पूछ लिया है
तो आपको ये 3 वर्जन पता होना चाहिए। आपको लग रहा होगा ये मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया है, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों लिख दी है। बेटा बस आपको ये तीनों का एक क्रक्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला करके, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, है ना, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये वाले 3 वर्जन आप ध्यान में रखो ARR के रिगार्डिंग, और एक एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इस लाइन को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs एंड इट यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलोज। क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि हमें तीनों अप्रोच से क्वेश्चंस करके आने हैं क्या एग्जाम में, तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो। बोलते हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ही दिया हुआ है। ठीक है, 50,000, 75,000, 1, 25, 31 और 80,000, टोटल कितना है 4,60,000। सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, मतलब सेल्वेज वैल्यू कितनी है 80,000। डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब बेटा दिक्कत आती है, इसमें क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बोला है कि हमें कौन से वर्जन से इसको करके आना है, वर्जन 1 से करके आऊँ कि वर्जन 2 से करके आऊँ कि वर्जन 3 से करके आऊँ, है ना। तो बट एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमें वर्जन 1 में, हमें एग्जाम में अगर पूछ लेना तो मैं आपको ये बोलूँगा तीनों वर्जन से आपको करके आना है, बट हम इसको वर्जन 1 के बेसिस पे करके देखने की कोशिश करते हैं। तो वर्जन 1 के बेसिस पे हमें ये तो मिल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है 50,000, 75,000, ये तो है, पर क्या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग निकाल सकते हैं क्या हम इस क्वेश्चन में। हमें जो नीचे बेस चाहिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग, कैन वी कैलकुलेट दैट। बेटा वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ही नहीं। जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल में हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट था तो हमने माइनस करके एट द बिगिनिंग और एट द एंड वैल्यूज निकाल ली थी, है ना। पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हम इस क्वेश्चन को वर्जन 1 से सॉल्व कर सकते हैं क्या, आंसर इज नो। तो वर्जन 1 आपको नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन देखना है कि तीनों मेथड से अगर सॉल्व हो सकता है तो तीनों से करके आओ, अगर नहीं हो रहा है तो जिससे हो रहा है उससे करके आओ। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो वर्जन 2 से करते हैं। वर्जन 2 से क्या बोला है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो बेटा एवरेज निकाल लो, 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1, 25 प्लस 1, 30 प्लस 80,000 कितना आया 4,60,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 ईयर्स। तो 4,60,000 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया और डिवाइडेड बाई नीचे क्या कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वर्जन 2 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते थे तो डिवाइड बाई 10 lakhs कर दिया, कितना आया 9.2%। वर्जन 3 से भी कर दो। वर्जन 3 क्या बोलता है, वही एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो अभी कैलकुलेट किया वही यूज कर लो 92,000 और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। आपको पता है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे होता है, तो आप कौन सा ये वाला तो यूज कर ही नहीं पाओगे एवरेज इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बिगिनिंग और एंड की वैल्यू आपके पास है ही नहीं ना, इस बार आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे केस में 10 lakhs। सेल्वेज वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो सेल्वेज वैल्यू दी हुई है 80,000 की। 10 lakhs माइनस 80,000 कितना आया 9,20,000। उसका हाफ कर दो और प्लस 80,000 कर दो तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आया 5,40,000 और 5,40,000 यहाँ पे डाल के आप क्या कर लोगे, रिटर्न कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे आपका ARR मेथड भी क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। तो हमने जो भी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक की ट्रेडिशनल टेक्निक्स या फिर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक थी, तीनों हमने यहाँ पे कवर कर ली है। आई होप बेटा आपको सब कुछ समझ में आया है। सबसे पहले देखो हमने थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करा, बेसिक्स पढ़े, क्या है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिर हमने कैश फ्लोज डिटरमाइन करे और कैश फ्लोज डिटरमाइन करने के बाद में हम आ गए ब्लॉक ऑफ एसेट और ब्लॉक ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन वाला एक टॉपिक पढ़ा था, वो भी अच्छा था। उसके बाद में हमने कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी है और ये टेक्निक्स बहुत ईजी थी जिसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही नहीं है हमें, तो ईजी पड़ गया एकदम। पेबैक पीरियड, पेबैक रेसिप्रोकल और लास्ट में ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें कैश फ्लो नहीं यूज करते हैं, जिसमें क्या यूज करेंगे ARR में पैट यूज करेंगे, नेट इनकम को यूज करेंगे। इसके 3 वर्जन है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके जनरल सेंस के लिए लिखा था कि हाँ चलो बच्चे 3 फार्मूलाज अगर नहीं याद रखना चाहते तो एक फार्मूला याद रख लेंगे तो भी उनको बेस मिल जाएगा और तीनों याद आ जाएंगे। तो जनरल फार्मूला लिखा है, बेसिकली आपको ध्यान में ये तीनों ही रखने हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपका एक पार्ट में वीडियो का ख़त्म कर रहा हूँ बेटा। आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट्स में हम कवर करेंगे बाकी जो बचा हुआ हमारे जो टेक्निक्स बचे हैं ना, कैपिटल बस्टिंग के, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, वो जो बच गई है ना, वो सब खत्म करेंगे। जैसे कौन कौन सी बच गई बेटा, एनपीवी बच गया, मतलब डिस्काउंटिंग तो सारे ही बचे हुए हैं, एनपीवी बच गया है, और क्या बच गया, पीआई बच गया है, एमआईआरआर, आईआरआर और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। 5 टेक्निक्स और खत्म करेंगे बेटा। उसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस और दिए हुए आपके मॉड्यूल में, वो और देखेंगे, और इलस्ट्रेशन तो साथ में करते ही जाएंगे, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे आपके मॉड्यूल के एंड में जो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो और लाइक करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, और रिकमेंड करो, शेयर करो चैनल को। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बेटा। और प्लीज़ मुझे बताओ कि है ना, आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। उससे मुझे पता चलेगा कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका खुद का यूट्यूब चैनल है बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, आपका खुद का। आप जैसे इसको चलाओगे वैसे ही ये चलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इससे बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाओ। ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।